जय हिंद। पॉलिटी का दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास का मतलब ये नहीं है कि आज आज ही स्टार्ट हुआ है। जब स्मार्ट बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे जब हम पढ़ा रहे थे तब से लेके और ये जो डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट हुआ है, ये डिजिटल बोर्ड पे ऑनलाइन का दूसरा क्लास है, ठीक है। और वहां पे जब से हम पढ़ा रहे हैं, आज दूसरा दिन है इस पे। तो अभी कल हम आप लोगों को समझाए थे कि कैसे लोकसभा में सीटों का आरक्षण किया गया है। जिससे पहले क्या था कि पहले हमारे यहाँ छोटी छोटी जातियों को बहुत सताया जाता था। आप लोगों को हम पढ़ाए कि एक नांगेली नाम की महिला थी, ठीक है। उस महिला को उस महिला ने खैर नांगेली नाम की महिला थी, ठीक है, जो केरला में थी। 1929 के समय में आज का जो समय है बहुत परिवर्तन हो गया है हमारे संविधान की वजह से। नहीं तो आप आज देखते हैं कि आज भी आदिवासियों के ऊपर लोग पेशाब करते रहते हैं। आज भी जो लोग छोटे कास्ट के लोग हैं, आज भी हम लोग जिन्हें SC ST में मानते हैं, ठीक है, ST ST में हम जिन्हें मानते हैं, आज अगर उनका बनाया हुआ खाना कोई बड़ी जाति के लोग नहीं खाते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है ये बड़ी जाति के लोग किस टाइप के हैं। सोचिए कि अच्छे बताइए, जब कभी लाइट में ज्यादा पावर है, ठीक है, लाइट जिसे टच करता है जिसमें ज्यादा पावर है, ठीक है, वो दबता है ना। लाइट जिसे टच करती है वो दब जाता है, ठीक। जब छोटे जाति वाला, जो छोटे कास्ट वाला के पास इतनी शक्ति है कि आप बदल जा रहे हैं, आप अछूत हो जा रहे हैं, तो एक बड़ी जाति वाला एक अछूत वाली जाति को जब टच करे तो वो क्यों ना शुद्ध हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अशुद्ध हो जाए, लेकिन नहीं, हमने अपनी ये परंपरा बना के रखा है। और देखिए, ये कुछ लोग कहते हैं नहीं ये सही होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे क्या होता है कि जैसे मोदी जी 15 लाख बोले थे कि सबके खाता में जाएगा। सोचिए कि अगर एक रिक्शे वाले के खाता में 15 लाख चला जाएगा तो वो दूसरे दिन तो आएगा नहीं रिक्शा चलाने। फिर आप जो पैदल जाते हैं और रिक्शा तुम तक ढूंढते हैं, तो पैसे की कभी कमी हुई या पैसे के लेन देन में वो कहेगा कि ये काम करिए, आप कहेंगे कि 50 रुपये ले लीजिए, तो वो कहेगा 60 रुपये लेके हमको छोड़ दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो संविधान है, जब हमने संविधान को 1950 में बना के तैयार कर दिया, ठीक है, लागू हो गया, बन के तैयार तो 1949 में हो गया था, ये लागू हो गया 1950 में, ठीक है। तो जब हम इसको बना रहे थे, अच्छा, जिसने इसे बनाया भीमराव अम्बेडकर ने। आप लोग हमारे बार कहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को बाहर बैठाया गया पढ़ने के लिए, उनको पानी तक नहीं पीने दिया गया। सोचिए कि जिस दौर से आप गुजरेंगे, क्या आप चाहेंगे कि आपको वैसा ही दौर आगे मिले, या जिन परिस्थितियां या जिस परेशानी में आप गुजरेंगे, क्या आप चाहेंगे कि वैसी स्थिति आपको फिर मिले दोबारा? नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्हें लगा कि ये जो बड़ी जाति के लोग हैं, ठीक है, ये बड़ी जाति के लोग, हम देखिए बड़े जाति के लोग और जो आरक्षण की बात की जा रही है, इसका बीच वाला नाम लिया, इसके बीच वाला कहना इसमें दिखा रहा है, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। किसको? नहीं, ये वाला थोड़ा सही है। जो बड़ी जाति के लोग हैं, ठीक, आज भी उन्हीं का वर्चस्व है, ठीक है। आज भी छोटे लोगों को दबा देते हैं लोग, ठीक। सोचिए कि जब राजा महाराजा आस्था के आधार पे लोग टैक्स लेते थे, तो आपको लगता है कि वो लोग जीने देते आज के समय में लोगों को? नहीं जीने देते, अगर ये संविधान नहीं होता तो, ठीक है। तो जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय हमने एक संसद पाया, ठीक। उस संसद में हमने 545 लोगों को बैठाया कि पर 10 लाख पे
एक सांसद जाएगा, उस संसद में बैठेगा और ये हमारे यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी उनके लिए नियम और कानून बनाएगा। ठीक है, जब वो नियम और कानून बनाएगा, सोचिए कि अगर वो बड़ी जाति का रहेगा तो क्या लगता है आपको कि वो छोटी जाति के लिए कुछ काम करेगा? कभी ना करेगा। जो बड़ी जाति के लोग हैं आज भी वो नहीं चाहते कि हम छोटी जाति के लिए काम करें, नहीं चाहते हैं। आज आप जितना देखते हैं, अभी हम एक रील्स देख रहे थे तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि हाल ही में एक सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे भारत में मतदान 2 चरणों में होगा। ठीक है, एक तो आपके चरणों में होगा, जब वो आपके चरणों में होंगे तब, और दूसरा चुनाव होने के बाद आप उनके चरणों में होंगे। ठीक है, एक तो आप उनके चरणों में, वो आपके चरणों में पहली बार होंगे जब वोटिंग करने की बात आएगी तो आपके चरणों में होंगे, दूसरा वो जब वो आप उनके चरणों में होंगे। एक बार चुन लिए जाते हैं लोग तो चले जाते हैं संसद में, तो फिर इनका अलग रुतबा रहता है, इनका अलग रौब रहता है। ये लोग कभी दिखते ही नहीं अपने संसदीय वाले क्षेत्र में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप अपने इस काशी वाले संसदीय क्षेत्र में इसलिए देख पाते हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है टूरिज्म को थोड़ा सा ऊपर लाना है। ठीक है, और एक ऐसा है प्रसिद्ध क्षेत्र है थोड़ा सा काशी, और दक्षिण भारत वाले जो है, जो लोग दक्षिण भारत के लोग हैं, वो लोग इसको थोड़ा, वो लोग शिव जी को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो किसी भगवान को मानेंगे या नहीं मानेंगे ये बात अलग है, लेकिन वो लोग शिव जी को जरूर मानेंगे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी प्रभास की, उस मूवी का नाम है बाहुबली शायद। ठीक है, उस बाहुबली मूवी में शायद वो शंकर जी का जो पिंडी होता है उसको उठा के लेके जाते हैं, खैर प्लास्टिक का रहता है, पत्थर का नहीं रहता है, इतना महान आदमी नहीं उठा लेंगे वो। ठीक है, वो उठा के ले जाते हैं। दक्षिण भारत वाले लोग शिव जी को ज्यादा मानते हैं। ठीक है, तो जो मोदी जी हैं ये अपने संसदीय क्षेत्र में इस टूरिज्म को लेके थोड़ा सा है। नहीं तो सोचिए, हमारे यहाँ से एक गाजीपुर है, गाजीपुर, वहां से सांसद है अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, कभी दिख जाए किसी क्षेत्र में। और आपको क्या लगता है, मोदी जी सांसद है ना, पूरे बनारस के सांसद है वो, आपको उस बनारस वाले क्षेत्र में पर्टिकुलरली ये मान के चलिए कि पूरा बनारस वाला एरिया है, ठीक, पूरे बनारस जिला है ये, ठीक, वो सिर्फ इस बीच वाले शहर में ही आते हैं। ये ध्यान दीजिए, वो सिर्फ इस बीच वाले शहर में ही आते हैं, बाकी ये जो एरिया इधर कभी नहीं आते हैं। समझ में आ रहा है? यानी आप चुन लिए जाने के बाद आप तो खैर ये प्रसिद्ध जगह इसलिए आप आ रहे हैं, लेकिन यहां नहीं आ रहे हैं। तो जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे लिए नियम और कानून बनाने के लिए उस संसद में जाके बैठे हैं, ठीक है, अगर उनको नियम और कानून बनाना रहे तो क्या करेंगे? वो हमारे लिए कोई ना कोई नियम कानून बनाएंगे। तो सोचिए कि अगर संसद में बड़े जाति के लोग जाके बैठ जाएंगे तो क्या वो कभी चाहेंगे कि छोटी जाति के लिए कुछ नियम बने? आपको लगता है ना कि जो आरक्षण मिला है, अच्छा आरक्षण पे आप लोग देखते हैं इतने दिनों के बाद EWS, इकोनॉमिक वीक सेक्टर, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, ये व्यवस्था प्रणाली लाई गई बहुत दिनों के बाद। सोचिए कि अगर उस संसद में अगर बड़े लोग बैठते, बड़े जाति के लोग, तो क्या लगता है कि जो आज SC और ST के लिए जो आरक्षण आपको मिलता है ये मिल पाता? नहीं मिलता, नहीं मिल पाता। वो जो SC और ST को जो आरक्षण मिल रहा है ये नहीं मिल पाता। इन्हीं सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध दिया, जिस उपबंध को हम कल बता रहे थे। ठीक है, उस उपबंध को हम कल बता रहे थे आप लोगों को। देखिए, कल हम जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो इसमें लिखा है, अभी क्लियर हो जाएगा, इसमें लिखा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कल हम जब पढ़ा रहे थे तो इसमें कल आप लोगों को बताया कि ये जो आर्टिकल 330 है, इसमें पहले में लिखा है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों। अच्छा, SC और ST का फुल फॉर्म जानते हैं आप लोग? SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, और ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड मीन्स होता है अनुसूचित, ठीक, इसका मतलब होता है अनुसूचित, ठीक है, कास्ट मीन्स होता है
जाति, ठीक। और जो एसटी है इसका मतलब होता है ये शेड्यूल अनुसूचित जनजाति। और टी से होता है ट्राइब्स यानी जनजाति, ठीक है। एससी शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, ठीक है। एससी एसटी के लिए लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों में आरक्षण, यानी इनके प्रतिनिधित्व के लिए। अब सोचिए अगर इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता तो 1950 में आपको क्या लग रहा था, किसका वर्चस्व था? बड़े लोगों का था, ठीक है। बड़े लोगों का वर्चस्व था तो हम छोटे लोगों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने लोकसभा में एससी और एसटी के लिए 84, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटों का प्रावधान किया। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि एससी और एसटी के लिए प्रावधान कितने सीटों का है, तो लोकसभा में टोटल सीट का 84 सीटें जिसमें एससी आएंगे, यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग 84 लोग उस संसद में बैठेंगे और वो 84 लोग उस एससी के लिए आवाज उठाएंगे, ठीक है। ये 84 लोग, ठीक। इसके बाद जो एसटी के लोग हैं ये 47 लोग होंगे, ये लोग उनकी आवाज उठाएंगे एसटी के लिए। ये उनका प्रतिनिधित्व किया गया। अच्छा देखिए, प्रतिनिधित्व इसलिए किया गया कि हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो सबसे पहले साधारण बहुमत से कोई काम होता है, ठीक है। कई ऐसे विधेयक हैं जो साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, ठीक। तो इनके लिए अगर ये जो है कोई नियम बनेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि बीजेपी में अगर एससी से कोई 20 व्यक्ति आ गया, ठीक है। खैर एक चीज आप लोग देख रहे होंगे कि जो बीजेपी की सरकार है आदिवासियों की तरफ थोड़ा सा बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे उनका क्या काम है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बड़े लेवल पे जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा से उठा लिए, उड़ीसा से उठा के आदिवासी बना दिया राष्ट्रपति, ठीक है। अभी सुनिए, एक मुख्यमंत्री अभी इन्होंने बनाया है, ठीक है। मुख्यमंत्री जानते हैं मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री लोग आदिवासी बनाने वाले थे। जो मध्य प्रदेश का चुनाव विधानसभा का बीता है उसमें ये लोग मुख्यमंत्री बनाने वाले थे आदिवासी को, लेकिन खैर मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है। तो जिनके सीटों को आरक्षित करने के लिए लोकसभा में आर्टिकल 330 के तहत, ये देखिए ये भाग 16 के अंतर्गत है। कल हम बताए थे कि भाग ये 16 के अंतर्गत है। भाग 16 आपका 330 से 342 तक है, ठीक। देखिए यहां पे दिया है ना, कुछ भाग 16 यहां पे है। ये है आपका भाग 16, ये है भाग 16 आपका, ठीक। भाग 16 में आर्टिकल 330 से दिया है, आर्टिकल 330 से लेके 342 तक, ठीक है। आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक, यानी इसकी चर्चा 330 से 342 तक है, ठीक है। अब कुछ वर्गों के विशेष संबंध में जो उपबंध हम बता रहे हैं वे एससी एसटी के लिए अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत इस चीजों का प्रावधान है, तो आप बताएंगे 330 के तहत, ये हम पढ़ाए हैं, कल बताए थे, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 331 में करा है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब हम बताए थे आप लोगों को कि जो लोग यूरोप के, ठीक है, जो लोग यूरोप के थे और भारत में जब संविधान निर्माण हुआ और लोग यहां से छोड़ के चले गए, यूरोप के ही सिर्फ रहेंगे तब, क्योंकि जब अंग्रेज यहां पे आए थे तो अपना घर वो देश, सोचिए बहुत ऐसे लोग हैं जो भारत में आके रहते हैं, या भारत के ऐसे बहुत से लोग हैं जो विदेशों में जाके रहते हैं, ठीक। अगर यूरोप के लोग जब हमारे यहाँ आके राज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो लोग हमारे यहाँ आए थे और राज कर रहे थे लोग, ठीक है। देखिए सब यूरोप की ही कंपनी आई थी, ठीक, चाहे फ्रांस रही हो, चाहे डच रही हो, ठीक है, चाहे पुर्तगाली रही हो, चाहे ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोई भी रहा हो, सब यूरोप के लोग ही आए थे, ठीक। तो जो लोग यूरोप से आए थे और हमारे यहाँ की महिलाओं से शादी करके उस समय चले गए, उन लोगों के जो बच्चे थे या वो लोग यहाँ पे रह गए, बहुत से ऐसे लोग थे जो यहाँ पे निवासी रह गए, तो उन लोगों को कहा गया आंग्ल, इन लोगों को कहा गया आंग्ल भारतीय, ठीक है, एंग्लो इंडियन उनको कहा गया, ठीक। अब उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान था,
अब क्या है कि इसमें जो आर्टिकल 331 है, आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे। और देखिए, अगर हम आपको पढ़ाए कि लोकसभा, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को आर्टिकल 81, ठीक है, आर्टिकल 80 में है राज्यसभा, आर्टिकल 81 में है लोकसभा। लोकसभा जब हम लोगों को पढ़ा रहे थे तो अब बताए थे कि इसमें 2 आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक, दो आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक। अगर ये 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग चुन के कहीं से आ जाते हैं, जैसे आप कहीं से भी चुनाव लड़े, अगर आपकी छवि अच्छी है, ठीक है, आप लोगों के बीच में, जैसे अदनान सानी को जानते हैं आप लोग, गाना सुनते होंगे, ठीक है, जैसे तेरा मिलना जरूरी था बिछड़ना जरूरी था, गाना उन्हीं का, अदनान सानी का, वो पाकिस्तान के हैं, ठीक, लेकिन अब वो भारत के नागरिक हो गए हैं, ठीक है, अच्छे मशहूर हैं, ठीक। अगर ऐसा कोई एंग्लो इंडियन उस समय का लोगों के बीच मशहूर रहे, ठीक है, और वो चुनाव जीत के आ जाए, ठीक, तो अगर उस आंग्ल समुदाय से वो व्यक्ति चुन के आ गया है, तब ये जो 2 लोग मनोनीत होने के लिए आ रहे हैं, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं आर्टिकल 81 में लोकसभा में, ये लोग मनोनीत नहीं होंगे अगर ये 2 लोग चुन के आ जाएंगे तो। अगर ये चुन के नहीं आए हैं तब इनका मनोनयन होगा, और वो मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं। किसके तहत आते हैं लोग? ये आर्टिकल 331 के तहत आते हैं, ठीक, ये कल बताए थे आप लोगों को। फिर ऐसा लगता है कि हमको नया समझता है, सही बात है, मैं है भी। फिर है आर्टिकल 332, राज्यों की विधानसभा। अभी तक तो ये लोकसभा में था, आर्टिकल जो 330 है ये लोकसभा में आरक्षण की बात कर रहा है। यानी जब केंद्र कोई नियम और कानून बनाए, जैसे कृषि बिल बन रहा है कानून, ठीक है, अब ऐसा नियम कभी बन जाए कि किसानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाए, तो ऐसा फिक्स तो नहीं हमारे भारत में है, न ऐसा कोई नियम है, न ऐसा कोई कानून बनाया गया है कि वही व्यक्ति किसान बन सकता है जो चाहे इस जाति का हो चाहे इस धर्म को, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, किसान तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यानी आप किसानों की आवाज उठाने के लिए कोई भी उठा सकता है, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसान कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये लोग किसानों के लिए जो नियम और कानून बनते हैं, ठीक, अब केंद्र सरकार इनके लिए कोई नियम और कानून बना रही है, ठीक, वही उसी तरह इस विधानसभा जो है, इस विधानसभाओं में तो नियम और कानून बनते हैं। यहां तो हम लोग को पढ़ाया ना कि यहां भी विधानसभा है, जो आप लोग अच्छी तरह बताए थे कि जो चीजें संसद की हो रही हैं वो हर राज्य की विधानसभाओं में भी होती हैं, बशर्ते फर्क बस इतना ही है कि केंद्र सरकार कुछ ऐसे नियम बनाती है जो नियम राज्यों को पालन करना पड़ता है। जैसे नोटबंदी हुई, ठीक, नोटबंदी हुई, राज्य सरकार ये कहने लगी कि नहीं हम नोटबंदी नहीं करेंगे, तो राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इस पे तो ज्यादा चर्चा में आप लोग नाम सुने होंगे कि 16 साल से कम जो है बच्चे, 16 वर्ष के जो कम है उनको जो है आप ट्यूशन में नहीं ला सकते हैं। यानी कॉम्पिटिटिव में नहीं, कॉम्पिटिटिव में है तो जैसे क्या कोटा में क्या होता था, ये जो नियम लाया गया था ये ज्यादातर ये कोटा के बच्चों को देखते हुए लाया गया था। कोटा ही नहीं, IIT जेईई मेंस मेडिकल वगैरह के लिए जो ये सब एग्जाम दिए जाते हैं उन सब एग्जाम को देखते हुए ये किया जाता है। पैसे कहाँ IIT में, ठीक है, एम्स वगैरह की तैयारी, मेडिकल वगैरह की तैयारी में पैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन सभी चीजों का बच्चों पर प्रेशर पड़ता है। सोचिए कि आज हम लोग की उम्र भले 27, 28 साल, 30 साल, 35 साल हो गई, आज हम लोग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो हम लोग थोड़े से बियरेबल हैं, मतलब हम सहनशील हैं, ठीक है, हम लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक। लेकिन आप सोचिए कि एक 16 साल का बच्चा हो, एक 15 साल का बच्चा हो, और घर वालों की यही स्थिति है कि घर वाले जैसे ही कोचिंग में भेजते हैं, आप चले गए पढ़ने कोचिंग में, ठीक है, घर वाले जानेंगे, लिख लेंगे तारीख, हमार लड़का 21 अप्रैल के तोरे कोचिंग में नाम लिखा ले, ठीक। अब 21 अप्रैल से अगले 21 अप्रैल के ओके ज्वाइनिंग मिल जाएगी चाहिए। ऐसा लगता है कि दाल भात का कवर है कि तुरंत ले लेंगे। इतना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को लोग, इतना प्रेशराइज करते हैं जितना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए।
एक छोटा जो बच्चा है उसको प्रेशराइज करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रेशर बनेगा और वो खुद सहन नहीं कर पाएगा उस चीज को, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। उन सभी चीजों को देखते हुए सरकार ये नियम लाई। तो जो ये नियम और कानून लाए जा रहे हैं, हम देखिए, हमें जब ये नियम लाए थे ना, हम इसके पक्ष में नहीं थे। ये लोग जब ये नियम लाए, हम इसके पक्ष में नहीं थे। ये सोचिए कि हरनौत का जो सोनू है, जानते हैं आप लोग उसको, छोटा बच्चा है, आज वो IIT पढ़ रहा है। आप सोचिए कि उसका दिमाग उतना तेज है, ठीक, तो वो उस पढ़ने लायक है ना। अमेरिका के 5 से 7 साल के बच्चे टैब इतने तेजी से चलाते हैं, पूछिए मत। हाँ, और हमारे यहाँ के बच्चों को 15 साल से पहले रोका जा रहा है कि नहीं, तो 15 साल से पहले ना पढ़ सकते ना, खाली तू इंटर में पढ़ा। जिसकी एबिलिटी है उसको जाने दीजिए, हो सकता है न्यूटन बने, लेकिन नहीं, उसको रोक के रखेंगे। हाँ, आप इस पर केयरफुल रहिए थोड़ा सा ना, कोचिंग संस्थाओं में थोड़ा केयरफुल रहिए आप कि बच्चों को क्या प्रेशराइज किया रहा है। हाँ, कुछ गाइडेंस दीजिए कोचिंगों को कि बच्चे कैसे सफल। हाँ, एक चीज और है कि जो आप लेवल बढ़ाए, ऐसे ही बताइए। हमारे यहाँ 60,000 वैकेंसी आई पुलिस की, समझिए थोड़ा सा, 60,000 आई। फॉर्म कितना पड़ा हमने? पड़ा है 48 लाख ही पड़ा है, ठीक है। इतने फॉर्म पड़े हैं, ठीक। भर्ती कितने होंगे? 60,000। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो 49,40,000 बच्चे हैं, ठीक, जो 49,40,000 बच्चे हैं, क्या ये इसकी योग्य नहीं है, या उनके अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, या वो ऐसा कर नहीं सकते? वो भी तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपने, इस सरकार ने ऐसा काम किया। आप लोग लाए हैं वैकेंसी 50-60,000, तो आप लोग पहले से इतना गड़बड़ करके रखे हैं कि लड़के जाएंगे कहां? जब लड़के आप कंपटीशन को बढ़ाएंगे, वैकेंसियां कम करते जाएंगे, जो स्थान है उनको कम करते जाएंगे, तो कंपटीशन हाई लेवल पे जाएगा। जब कंपटीशन हाई लेवल पे जाएगा तो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब बच्चे को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो फिर उसके ऊपर मेंटल प्रेशर होगा ही होगा, और मेंटल प्रेशर होगा तो घर वाले प्रेशराइज करेंगे कि तो कितना पैसा लगा है, 10 लाख रुपया लगा है तो 1 साल का, तो कैसे वो निकाल के दार, तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है, पढ़ाने वाले लोगों की भी गलती है, घर वालों की भी, सबकी गलती है। सरकार अगर वैकेंसी ज्यादा निकाले तो लड़के प्रेशराइज क्यों हो? तो या तो लिमिट लगाए कि इससे ज्यादा नहीं भर पाएंगे लोग फॉर्म। देखिए, लिमिट आप नहीं लगा सकते ना। क्यों नहीं? जब ये 60,000 पे लिमिट है कि इससे ज्यादा भर्ती नहीं होगी, तो फॉर्म भरने में भी तो होना चाहिए। देखिए, आप सोच रहे हैं कि फॉर्म भरने में, आप देखिए उधर बात करेंगे तो उसमें ज्यादा आवाज आएगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि ये जो 60,000 फॉर्म है, इसको फिलअप करने के लिए, ठीक है, इस 60,000 फॉर्म को फिलअप करने के लिए हम लिमिट लगा दें। इरेजर क्यों हो रहा है? हम लिमिट लगा देते हैं, ठीक है, और आर्टिकल 16 पढ़े हैं, इसी तरह कनेक्ट किया जाता है, यही चीजें कनेक्ट की जाती है। अब यहां पे हम जब पढ़ा रहे हैं कि इनके लिए आरक्षण हो, ठीक है, तो यहां भी बताने लगे कि 60,000 वैकेंसी की बात हो रही है, ठीक। और आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में क्षमता, हम कैसे इस पर लिमिट लगा दें कि इस पर 1 लाख लोग से ज्यादा फॉर्म नहीं भरेंगे? यानी इस आर्टिकल 16 का उल्लंघन होगा कि नहीं? और आपको पता है, ये वैकेंसी भर्ती हो चाहे ना हो, ये दौड़ के आ जाएगा, और ये मूल अधिकार है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट भागेगा, दौड़ के जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट हाई देखिए, 60,000 की वैकेंसी आई है, इसमें मांगे हैं 12th पास, 12th फेल नहीं, 12th पास मांगे हैं। आप सोचिए कि इस 60,000 वैकेंसियां के लिए अगर लिमिट लगाने की रहने की बात होती तो सरकार पागल थोड़ी रहती, सरकार पहले लगा देती। और हम जब ये देखिए, यूपी पुलिस का जो एग्जाम ये रद्द हुआ है, हम तो जब ये वैकेंसी आई थी ना, हम तब जान गए थे, पहले ही जान गए थे कि इनको जाना है। अब कैसे जाएंगे अच्छी तरह? सरकार ऐसे आरओ का पेपर को लेके सरकार देख रहे हैं, उसको रद्द नहीं करना चाहती है। क्यों? उसमें थोड़ा सा कम है, 60,000 की वैकेंसी ललक रहेगी, थोड़ा पढ़ेंगे और लोग, फिर देखिए दरोगा के भी 6,000 वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, दरोगा के भी 6,600 रुपया फीस भरेंगे, फिर 10 से 15 लाख लोग भरिए। इसमें तो ये जो 18 साल से लोग कम के लोग बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन वगैरह सही से नहीं किए हैं, वो तो छट जाएंगे ना, बहुत ज्यादा छट जाएंगे। तो लिमिट आप नहीं लगा सकते हैं। तो अगर किसी के लिए नियम और कानून बनाना है, तो वो तो राज्यों में तो नियम कानून बन रहा है। हाँ, तो
राज्यों में भी, राज्य की विधानसभाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का बात किया गया। राज्यों में भी, केंद्र में तो भी हुआ ही। क्यों? हमारे नियम कानून बना रहे हैं लोग, नियम कानून बना दे रहे हैं, ऐसा कानून बना दे रहे हैं कि उसके लिए किसान विरोध कर दे रहे हैं। अभी ध्रुव राठी का एक वीडियो आया है, आप लोग देखे होंगे, शायद नहीं देखे होंगे, 5 से 6 दिन पहले आया है। डिक्टेटरशिप बोले हैं वो, तो मोदी जी को डिक्टेटरशिप बता दीजिए। ठीक, जैसे देखिए, आपको बोलने का एक तरीका है, आप देखेंगे जैसे क्या होता है कि ईडी सीबीआई का जो जांच का दौर चल रहा है इस समय, ये इनके समय में बहुत ज्यादा है। यानी जो चीजें किसी के कार्यकाल में अगर किसी पे 400 है, तो इन्हीं के कार्यकाल में ये 35,000 है। सोचिए कि कितना गुना है। यानी मनमोहन सिंह की सरकार में अगर ये 400 लोगों पे सीबीआई और ईडी बैठी थी, तो यहां 35,000 मामले ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ठीक है, तो जो नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एससी और एसटी का हमने सीटों में आरक्षण दे दिया। और आप लोग सुनते होंगे कि मोदी जी ने 10 साल के लिए आरक्षण फिर बढ़ा दिया। जो आरक्षण मोदी जी बढ़ाते हैं 10 सालों के लिए, वो लोकसभा में सीटों का प्रावधान है, वो विधानसभा में सीटों का प्रावधान है। कि लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए है। जैसे जब बनाया गया था ये, तो हर 10 वर्ष के लिए बनाया गया था। ठीक है, उस समय तो था 10 ही वर्ष के लिए, लेकिन उसके बाद सबको चुनाव जीतना था, सबको चुनाव जीतना। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चाहते हैं, कांग्रेस भी थी, वो भी की थी, तो सबको चुनाव जीतना है। जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं वो लोग इस आरक्षण को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पता नहीं क्या हुआ, 2-3 दिन जब से इसको चालू किए हमारे अंदर कोई ना कोई भारी है। तो ये जो है विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। कल बहुत विस्तार में बताए थे। फिर देखिए 333 में कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। हमको तो लगता है कि आंग्ल वाले कुछ कर दिए थे क्या इन लोगों को। केंद्र में भी इनको दो, राज्य में भी इनको दो। और हम सबसे बड़ी बात सोचते हैं, हमारे यहाँ पैरालाइसिस लोग भी आते हैं, जो मतलब जिनके पैर वीक हैं, विकलांग लोग हैं। ठीक है, विकलांग नहीं, इनको कुछ और बोला जाता है, अभी लोगों ने नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, विकलांग का नाम बदल के लोगों ने नाम कुछ और कर दिया है। ठीक, जैसे उसका नाम हमको नहीं याद आ रहा है, जैसे बहुत अच्छा नाम कर दिया है। ठीक है, विकलांग हम नहीं कहेंगे। ठीक, तो अब इनके लिए आरक्षण था। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 331 है, देख रहे हैं ना, ये हो गया है समाप्त 2020 से। ठीक है, अब हमारे संसद में कोई आंग्ल समुदाय के व्यक्ति नहीं बैठे। ठीक है, ये समाप्त हो गया है। ये चीज ध्यान, हाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसका कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। फिर है 33 में आंग्ल भारतीय समुदाय, यहां भी ये समाप्त हो गया है। ठीक, तो आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है 332, 330। ठीक, और है 334 है स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात न रहना। ठीक है, ये जो आरक्षण दिए गए हैं 330 में और 332 में जो एससी एसटी के लिए आरक्षण दिए गए हैं, ये 70 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे। ठीक, यानी 1950 के बाद, यानी 2020 तक ये रहेंगे, लेकिन 2020 में ही मोदी जी ने इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया, संशोधन करके। ठीक है, संशोधन करके मोदी जी ने इसे 2000, ये देख रहे हैं लिखा ना 70 वर्ष के पश्चात ना होना, यानी 1950 से 2020 तक वो रहेंगे। यानी आप जो ये 84 सीटें यहाँ पे एससी के लिए दिए थे और 47 सीटें एसटी के लिए दिए थे, आप ये कब तक रहेगा? 2020 तक। आप 10 वर्ष करके आप उसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये कब तक रहेगा? 2020 तक। लेकिन जब ये चुनाव जीतना है तो हमने 2030 तक इसको बढ़ा दिया। ठीक है, ये कोई भी आएगा वो बढ़ा ही देगा। ठीक है, आप इतना से आप अपना अंदाजा लगाइए कि अगर ये आरक्षण नहीं बढ़ाते, ये आरक्षण नहीं बढ़ता, तो सोच के चलिए कि सरकारें गिर जाएंगी, चाहे जिसकी भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो। मनमोहन सिंह 2010 में अगर नहीं बढ़ाते, तो खैर 2010 में ही क्लियर हो गया था, 2010 से ही घोटालों का दौर इनका स्टार्ट हो गया था।
सरकार गठबंधन की बन गई 2009 में, और लगे सब लूटने। जैसे अभी नीतीश कुमार जो पाला पलटे हैं, देखिए उनको उनके ऊपर तो खैर अलग मामला चल रहा है। एक तो विधायक हुए थे हरियाणा में, ठीक है, गया राम उनका नाम था, ठीक। एक दिन में 5 पार्टी बदले थे, एक दिन की बात सोचिए। तब तो नीतीश बहुत सही है। उस हिसाब से नीतीश कुमार बहुत सही है, लेकिन उन्होंने एक अपना कीर्तिमान बनाया है कि अपने इस पूरे समय में 9 बार किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। पूरा कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ है, ये 9 बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। इतने महान व्यक्तित्व है इनका। नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नहीं नोबेल पुरस्कार इनको थोड़ी इस चीज के नोबेल पुरस्कार मिलता ही नहीं है। हाँ, भारत रत्न मिल सकता है, खैर भारत रत्न को लेके ही लोगों ने बदलाव किया। जैसे जयंत चौधरी है पश्चिमी भारत के, ठीक है, उनके दादाजी को चौधरी चरण सिंह जो है, ठीक है, मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वो उनको मिला भारत रत्न। जैसे ही उनको भारत रत्न मिला, चौधरी चरण सिंह भाग गए एनडीए में। जैसे ही बिहार के कर्पूरी ठाकुर को मिला, ठीक है, वो चले गए, नीतीश कुमार पाला पलट दिए। ठीक, ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रत्न मिलने पे लोग पार्टियां छोड़ के दूसरे पार्टी में गए। ये पहली बार हुआ है। तो चीजें पहली बार होती है, कहीं तो देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच के लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार हर बार कहते हैं हम तो जहां थे वहीं आ गए। तो नहीं थे, सुने थे विधानसभा में कि क्या मतलब गारंटी है, मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार फिर बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। वो सब राजनीति है, आपको आपसे फायदा है, हम वहां आपके लिए खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हमने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। हाँ, उसमें रील्स वगैरह ज्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है। देखिए 333 हो गया, 34 हो गया, 335 सेवाओं और पदों के लिए खत्म हो गया था फिर क्यों? नॉमिनल था ने आर्टिकल 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। आर्टिकल 61 का जो आरक्षण मिलता है, आपको जो आरक्षण मिलता है कल बताए थे, जो आरक्षण मिलता है ये यहां से। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल 331, 332, 333 करके ये लिख के दे देगा, ये वाला ये लिख के दे देगा। आपका एक मैच करिए, आइए मिलाइए, आप मिलाते रहेंगे तो याद रहेगा, तब ना मिलाएंगे, ठीक है। हमारी माइक बेचारी नहीं है इस समय, कोई कुछ कहीं बोल रहा है उसकी आवाज आ रही है, कोई इधर से बोल रहा है उसकी आवाज आ रही है, परेशान है। माइक जब हम खाली हो रहे हैं तब उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा है। अब यही डर लग रहा है कि अगर हम ऑनलाइन माइक मंगा भी लें, अगर वो माइक कनेक्ट ना हो फिर उसको वापस करिए। अब एक्सचेंज का भी बंद हो गया सिस्टम, अब तो किसी इसलिए सामान का एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब इसीलिए थोड़ा बहुत समस्या पड़ रहा है हमको। अब इसी को थोड़ा ये हमारे सेटिंग मेरे कहीं कुछ दिक्कत है, वो नहीं हो पा रहा है। खैर ठीक है, ठीक है। देखिए 336 में फिर विशेष उपबंध दिया है आंग्ल भारतीयों के लिए, कोई मतलब नहीं, समाप्त। 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए समाप्त। 336 समाप्त, 337 समाप्त। अब कल यही तक हम बताए थे आप लोगों को भाग 16 में, ठीक, यहां तक हम बताए थे। 336 समाप्त है, 337 समाप्त है। यहां से स्टार्ट करना था 338 से, ठीक है। 338 में यह कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक। यानी जब ये आर्टिकल लिखा जा रहा था 338, ठीक है, जो आज हम एससी और एसटी में डिवाइड है, ये एससी और एसटी तब भी थे और आज भी है, ठीक। हुआ क्या कि इनके लिए आरक्षण का प्रावधान तो था, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान तो था, लेकिन इनके लिए कोई आयोग नहीं बना था, ठीक है। आरक्षण आप सीटों के लिए दे रहे हैं, और आप सोचिए कि हम जब कभी भी अपना काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, तो हम उस पार्टी के हिसाब से काम करेंगे ना। आज ही आप सोचिए कि जो जैसे चंद्रशेखर रावण जी है, ठीक, भले वो कहते हैं कि हम छोटे कास्ट के लिए लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप जब उनके यहाँ जाएंगे, खैर है कि आप उतने बड़े हो गए कि आप उनसे डायरेक्टली मिल नहीं सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप उनसे मिल नहीं सकते, तो वो बड़े हो गए। लेकिन हाँ, हम वो कहेंगे कि हम दलित जाति के लिए लड़ रहे हैं,
हम बड़े लेवल पे पहुंचे, उसके बावजूद की स्थिति है कि हम कह रहे हैं कि हम दलित जाति के लेवल में। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि हम शूद्र हैं। हाँ, किस लिए कहते हैं? फायदे के लिए। ज्यादा वोट है। हाँ, ज्यादा फायदे के लिए। तो ये लोग जो कहते हैं, अभी चले जाइए इसे मिलने तो प्रोटोकॉल फॉलो होगा। ये लोग शूद्रों के लिए लड़ रहे हैं, छोटे छोटे जातियों के लिए ये लोग लड़ते हैं। दिखाने के लिए ये लोग खाना खाएंगे ताकि उसके घर कोई भी हो। राहुल गांधी का वीडियो बहुत वायरल होता है, अखिलेश यादव का वायरल होता है, मोदी जी के भी जाते खाते हैं, तीन लोग का सबका वीडियो वायरल होता है। सब लोग राजनीतिक रोटी सेकता है, सबका यही काम है। ठीक है, तो जब ये आरक्षण की बात की जा रही थी, ये जो आरक्षण मिला है, ठीक, ये तो आरक्षण मिला था, लेकिन अब इनके लिए काम कौन कौन सा काम करें? जैसे अब एसटी के लिए या एससी के लिए कुछ लाना है, ठीक है, तो उसके लिए एक आयोग बना दीजिए, वो आयोग अनुशंसा करेगा। अब देखिए, अब ये जो अनुशंसा करने की बात इनकी आ रही है, अब देखिए इससे क्या है कि हमको जो लिखना था ज्यादा वो थोड़ा सा कम है। बाकी पीडीएफ तो लिखना पड़ेगा हमको ज्यादा ही, ऐसा थोड़ा कि नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पीडीएफ। ये देखिए 262 है ना। थोड़ा सा इसको देख ले। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते हैं तो बुक हम बोले थे आपसे सर बुक का जाना है, उसको रिन्यूअल करना, देखो पॉलिटी का। देखिए अभी आर्टिकल 330 आप पढ़ा रहे थे, बताए, ठीक है। देखिए अब वो क्या किया है, जब आप बुकवा पढ़ेंगे तो ऐसे कर रहा है। देख रहे हैं, सोचिए कि आप जब बुक पढ़ेंगे तो इतना पढ़ना होगा। आर्टिकल 330 है, देख लीजिए। और वहां क्या था? आर्टिकल 330, 331, 332, 333 ऐसे था ना वहां पे, अभी था ना। अब यहाँ देखिए, संक्षेप में बताया वो हाँ, आपको मालूम रहना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, ये लक्ष्मीकांत में जब जाएंगे तो इसी तरह मिलेगा लिखा हुआ। पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की आती है उसमें जाएंगे तो इसी तरह लिखा मिलेगा। कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए असम के स्वशासित जिलों के अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, अब इनके लिए AMTM अनुसूची 5 है, असम वालों के लिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, उनके लिए अलग है। तो इसीलिए बोला है कि इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। आसाम वालों के लिए तो प्रोत्साहन भी दिया जाता है ना, बहुत कुछ दिया जाता है। जो पहाड़ी एरिया उनके लिए और कुछ दिया जाता है, उत्तराखंड वालों को अलग कुछ दिया जाता है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग कुछ दिया जाता है, ऐसा थोड़ा है। ज्यादा लोग फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कह रहा है ना कि किसी अधीन राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों का संख्या अनुपात लोकसभा में उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्ति वही होगा जो यथाशक्ति उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग के अनुसूचित जातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है। अब इतना कौन पढ़ेगा? इस समझ में आ रहा क्या लिखा है? अथवा करके दिया है। इतना में तो स्टूडेंट का खोपड़ी फट जाएगा जो पहली बार पढ़ेगा। अगर इसको ना समझाया जाए तो क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो हमको थोड़ा सा आगे आना है। 262 पे है, 200 300 यहाँ पे है। अब इसको देखिए थोड़ा सा, आर्टिकल 338 से कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित, आर्टिकल 338 कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा। ठीक है, क्या हो रहा है? ब्रेन में कुछ है क्या? इसका आवाज आएगा कटर कटर, इसमें नहीं आवाज आएगा। वो ब्रेन में ही कुछ होगा।
अरे वो कीड़ा जो रहता है वही है। हाँ, चलिए दिखाता है, उसका आवाज बहुत कम जाएगा। देखिए आर्टिकल 338 क्या कर रहा है, अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, हमारा जो संविधान है सबके लिए एक समान कानून प्रदान करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समान कानून में जब हमारे यहाँ संविधान बन रहा था तो लोग कोई छोटी जाति का बड़ी जाति का, तो उनके लिए सब नियम बनाए गए, क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व के लिए कोई ना कोई चाहिए। अगर ऐसा हम हर बार करें कि अगर ऐसा नहीं रहता तो आज जैसे मध्य प्रदेश के आज के 3 से 4 ये आइसक्रीम का कमाल है। शादी थी, एक चले गए थे, उसमें खा लिए, अब एक रोटी खाए भी नहीं, 7 की 8 खाए थे। शादी का था। हाँ, ये सही वाली चिट्ठी का था। ठीक है, तो अब उनके लिए आयोग बनाने की बात की जा रही है, ये आयोग बनेगा उनके लिए और ये आयोग उनके लिए काम करेगा। अच्छा, ये आयोग में देखिए कितबिया के नीचे में देखिए ये सब लिखा रहता है, संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग क या ख में विनिर्दिष्ट का मतलब उसमें दिया गया है शब्दों और अक्षरों का लोप का मतलब समापन किया जाना। ठीक है, इस तरह पढ़े रहेंगे, जान रहेंगे, तब न करेंगे। ये तो खैर इसका कोई मतलब नहीं है, ये हम जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे संशोधन हुआ, किस किस अनुच्छेद की ज्यादा जरूरत है, तब बता दिया जाएगा वो। हाँ, कितना लंबा संविधान चलेगा? संविधान कितना लंबा चलेगा? क्लास देखिए, जब आप पढ़ने लगे क्लास बहुत लंबा चलता है। ठीक है, फिर देखिए इधर बीच में क्लास बंद हो गया था, ठीक, इस बोर्ड के चक्कर में, फिर उससे भी पहले कुछ दिन हम बीमार हो गए थे ज्यादा, तो अगर इतना बंद रहेगा तो फिर अकेले हम पढ़ जाते हैं ना, अगर कोई रहता तो थोड़ा ठीक रहता। ठीक, 267 पे दिया है, 267 पे आइए। अब देखिए ये जो कुत्ता भौंक रहा है, इसकी आवाज अगर माइक रहती तो बहुत नॉर्मल आता, बहुत नॉर्मल। ऐसे कि बहुत तेज कैचअप कर रहा है, बहुत तेज कैचअप करता है। थोड़ा सा देखिए वो कटर कटर कर रहा था ना, इसकी आवाज इसमें सुनेंगे तो बहुत तेजी से जाएगी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, मान भी जाओ भाई, हो गया। देखिए इसमें, देखिए इसमें कह रहा है कि संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा आधारित करेंगे। अब आपसे पूछा कि ये बताइए कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है, ये जो आयोग है, इस आयोग में कितने लोग हैं? ठीक है, इसमें इस आयोग में कितने लोग हैं? तो आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ठीक, और 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, और ये जो अध्यक्ष होगा वह इन्हीं जातियों से संबंधित होना चाहिए। जैसे अगर एससी की जो बनी है, खैर तो ये दोनों सबसे पहले 1978 में इसका बनना स्टार्ट हुआ इसके लिए। ठीक, ये जो आयोग है 1978 में पहली बार बनना स्टार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद 89वां संविधान संशोधन हुआ, 89वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक, उसमें 89वें संविधान संशोधन में इनको एससी और एसटी का कहीं टच हुआ। जो 89वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें एससी और एसटी आयोग के लिए एक सिंगल आयोग बना दिया गया। एससी आयोग अलग
एसटी आयोग अलग। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कितने सदस्य होंगे? किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग, जो आयोग है यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, इसमें 3 सदस्य होंगे, सॉरी, 1 अध्यक्ष होगा, 1 उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक, आपसे अगर पूछ दिया कि कितने सदस्य होंगे, तो 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर, अच्छा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक, उनकी जो नियुक्ति है, उनकी नियुक्ति जो है कौन करेगा? ये करेंगे राष्ट्रपति। किसकी? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, कह रहे हैं यहां पे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा, यानी जो यूपीएससी से लोग सेलेक्ट होके जाते हैं, ठीक है, जो लोग यूपीएससी से सेलेक्ट होते हैं, आप जानते होंगे अच्छी तरह कि एक डीएम है, उसको टर्मिनेट यानी हर समय पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है। जो ये सीएम वगैरह, जो विधायक वगैरह, जो लोग हटवाते हैं ना, कि इनको ट्रांसफर कराते हैं, ऊपर ट्रांसफर कराते हैं, सिर्फ ट्रांसफर ही करा सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और राष्ट्रपति भी चाह किनको नहीं हटा पाते हैं, वो तुरंत चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा ही नहीं कि जैसे राष्ट्रपति किसके प्रसाद पर काम करते हैं? प्रधानमंत्री के। बताएं ये चीज। अब राष्ट्रपति सोचिए प्रधानमंत्री जी हैं, और ईवीएम का 2022 में चुनाव हुआ तो कौशल शर्मा यहाँ से डीएम थे। उस समय डीएम कौशल शर्मा थे, अब कमिश्नर है इस समय। कौशल शर्मा इस समय कमिश्नर है आपके वाराणसी से। इस कमिश्नर में आपका वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली आता है। ठीक है, तो कमिश्नर थे ये। देखिए, अब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रपत्र द्वारा हुआ होगा। राष्ट्रपति का पूरा प्रपत्र तैयार होकर आया होगा, उस पर हस्ताक्षर होगा उनका, तो वही ये चीज लिख रहा है। भाई एक किताब है, किताब लिखने वाला जो व्यक्ति है वो किताब के आधार पर ही लिखेगा, किताब जैसा ही लिखेगा वैसा लिखेगा। और हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, बात खत्म। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित का मतलब जो स्टाम्प पेपर है, जो मोहर है, उस मोहर के सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, यानी जो इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है और अन्य जो सदस्य हैं की नियुक्ति करेगा। यानी एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य जो सदस्य उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितने सदस्य होंगे? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे। ठीक, ये तीनों में अध्यक्ष जो अध्यक्ष है वो उसी जाति से होना चाहिए, एससी से हो या एसटी से हो। ठीक, अब देखिए आगे। आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, यानी आयोग के पास इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो अपनी प्रक्रिया या अपने द्वारा जो बनाई गई विधि है उसको विनियमित करने की शक्ति उसके पास है, यानी उसे लागू करवाने की शक्ति उसके खुद के पास है। वो आयोग चाहे तो लागू करवा सकता है। यानी जैसे मध्य प्रदेश में जब उस जो आदिवासी था उस व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया, ठीक, अगर वह व्यक्ति, ये मामला खैर चला गया थाने से, रफा दफा हो गया, कोर्ट में नहीं जा पाया, ठीक, अगर वह आयोग चाहता, एसटी आयोग चाहता तो उस व्यक्ति को तलब कर सकता था। उसके पास इतनी पावर है, कोर्ट उसे नहीं रोक पाएगा। यह नियम बनाया गया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आयोग को अपनी प्रक्रिया एवं स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी, यानी जो आपके पास, जैसे आप अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होता है घर में 3-4 लोग कमाने वाले हो गए, ठीक, सबको अलग अलग पावर दी गई है। आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, आप अपना काम करेंगे, ये सबको बांटा गया है। ठीक, आप ऐसा ना कि घर का मान तो हम अलग हो जाएंगे, वहां पे नहीं चलना, यहाँ के संविधान के दायरे में रख के आपको चलना है ना। तो
यहाँ ये मान के चलिए, घर को हम इसलिए ला रहे हैं कि थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। घर में 3 भाई लोग हैं, मान के चलिए कि तीनों लोग कमा रहे हैं, ठीक। एक संवैधानिक तौर पे या अपने माता पिता को मानते हुए उन कामों को वो कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद की भी स्थिति ऐसी है कि उनको ये कुछ ऐसे और आ गए हैं उसमें कि उनको प्रेफरेंसेस दिया गया है, उनको वरीयता दी गई है कि नहीं आप चाहेंगे तो ये भी काम कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो कुछ ऐसा भी काम कर सकते हैं जो किसी और को, जैसे यहाँ पे बोल दिया ना कि आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्मित करने की शक्ति होगी। यानी आयोग किसके अंदर नियुक्ति कौन कर रहा है इसकी? राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये चाहेगा तो जो करना चाहेगा अपने जाति को लेके वो कर सकता है, या जो नियम लागू करवाना चाहेगा वो नियम लागू करवा सकता है, ये अपने जाति के लिए, ठीक है। तो यही ये बोल रहा है कि आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्मित करने की शक्ति होगी, ठीक है। फिर कह रहा है 5वां कह रहा है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब उसका कर्तव्य क्या होगा? अभी तक तो कितने सदस्य हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति में? एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 3 अन्य सदस्य हैं। उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति कर रहे हैं तो उनके पास एक ऐसी भी शक्ति है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग भरपूर एकदम कर सकते हैं, ठीक है। अब इनका कर्तव्य क्या क्या है देखिए, यहां पे लिखा है। क में कह रहा है अनुसूचित जातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन, यानी यह कहना चाहता है कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में अगर कोई नियम या कोई प्रावधान दिया गया है वो लागू होगा। तत्समय प्रवृत्त, जिस समय से वो दिया गया था, ठीक। किसी अन्य विधि या कोई और अन्य विधि जो लागू सरकार कर सकती है, या सरकार के किसी आदेश के अधीन, या सरकार चाहती है कि हम इस आदेश के द्वारा ये काम कर ले, तो सरकार के किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपाई से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे। यानी सरकार अगर कोई मान के चले कि SC ST के लिए कोई विधि लाती, ठीक है, तो आयोग जो है वो जो आयोग है उस पर अन्वेषण कर सकता है, उसको देखेगा, उसकी जांच करेगा कि क्या ये जो, जैसे कृषि बिल जब लाई जाती है, कृषि बिल लाई गई, ठीक है, तो कई समितियों के पास सबसे पहले ये जाती है, ठीक है। जब कोई भी बिल या विधेयक आप लोग पारित करते हैं, पढ़ाएं अच्छे तरीके से कि सबसे पहले ये समितियों के पास जाता है, समितियां उसको देखती हैं, देखने के बाद ही ये बिल और विधेयक पारित होते हैं, तब राष्ट्रपति लास्ट में जाके हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही कोई विधि लाएंगे तो ये आयोग उस पर काम करेगा, जो ये आयोग उसके लिए उस नियम की निगरानी करेगा कि क्या ये नियम हमारे जाति के लिए अच्छा है या खराब है, ठीक है। तो उसकी निगरानी रखे, ऐसे रक्षोपाय के कार्यक्रम का मूल्यांकन करे, यानी वो सही है कि नहीं उसका मूल्यांकन वो कर सकता है। ये कह रहा है 5 के क में। ख में कह रहा है अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना। आने वाले समय में सरकार को यह लगा, जैसे अब SC ST बन गया आर्टिकल 338 के तहत, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि ये जो 84 सीटें SC के लिए हमने दिया है, ठीक है, 84 सीटें जो हमने SC के लिए दिया है इसको हम समाप्त कर दें, ठीक है। ये जो सीटें हैं हम इसको समाप्त कर दें। तो ये जो आयोग है, ये आयोग उसकी निगरानी करेगा कि आप क्या, किस बेस पे, कैसे आप इसको हटाने की बात कर रहे हैं, क्यों हटाना चाहते हैं आप इसको, ये इसकी निगरानी जरूर करेगा, ठीक है। जब तक वो इसकी निगरानी नहीं करेगा तब तक वो चैन से बैठेगा नहीं। हाँ, अगर एक सही नहीं है तो विरोध करेंगे, फिर इसका विरोध होगा, ऑलरेडी विरोध होगा तो लोग सड़कों पर उतरेंगे तो उनका जाम लगेगा, लोग बाधाएं उत्पन्न होती रहेंगी, ए टू जेड कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी इसको लेके देखें, परीक्षा एग्जाम को लेकर कुछ ना कुछ हुआ है, किसान बिल को लेकर कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो ये होता रहेगा। तो ये जो आयोग है अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और अच्छाइयों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करेगा। जैसे SC के लिए हमने आरक्षण का प्रावधान किया है, क्या आप कितने % आरक्षण ले सकते हैं,
एसटी के लिए इतना आरक्षण का प्रावधान है, जैसे जब वैकेंसी आती है तो नहीं दिखाता है एससी के लिए इतना पोस्ट है, एसटी के लिए इतना पोस्ट है, ओबीसी के लिए इतना पोस्ट है, जनरल के लिए इतना पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना पोस्ट है, दिया है सबने। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसकी जांच कौन करेगा? ठीक है, वो आयोग करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखिए गौ क्या कहता है, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे। यानी जब कभी भी अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की, यानी समाज में उनको सामाजिक रूप से हम उनका उत्थान कैसे करें, यानी जिस समाज में वो लोग हैं, ठीक है, आज जिस तरीके से आप सोचिए कि जो व्यक्ति एससी एसटी का था उसके पीछे चलते थे जब लोग, और सोचिए कि मान के चलिए ये क्या आ गया, ये तो अपने मन का कुछ ना कुछ आता ही रहता है। ठीक है, उस समय क्या होता था कि मान के चलिए ये किसी का घर है, ठीक है, ये किसी का घर है। अब इस घर से कोई एससी कास्ट का गुजर गया, ठीक है, तो उसके पिछवा झाड़ू लगा देता था। जैसे ट्रैक्टर देखे, ट्रैक्टरवा में हेगी लगा रहता है, ठीक है, ट्रैक्टरवा में हेगी लगा रहता है। अब वो जाएगा तो ट्रैक्टरवा हिलाते जाता है कि नहीं? आप सोचिए जिसके लिए ये सब नियम रहेगा और ये आयोग रहेगा वहां पे, हाँ, ये नियम, ये जो है, ये जो कह रहा है कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे, यानी जो इनकी योजना है, जो इनकी प्रक्रिया है, जितनी इनकी विधियां हैं, जो सब है, अगर इनमें भाग लेने की बात आए, ठीक है, उनका विकास करें हम। ठीक, तो ये जो हम उनके घर के सामने से गुजर रहे हैं और हमारे पीछे एक झंडा लगा दिया जा रहा है कि ना तू घिसरावत लेके जाए कि हमारे द्वार साफ होके चाहिए, हाँ, ऐसा नियम अगर रहेगा हमारे संविधान में तब तो ये गलत है ना। यानी ये आयोग उसकी जांच करेगा, यानी जिस समाज की, इस समाज में हमारा उत्थान कैसे हो, ठीक है, इस समाज में सामाजिक और आर्थिक, इस समाज में हमारा जो उत्थान हो कैसे हो, उस पर जो जांच करने की बात आएगी ये आयोग ही करेगा। जो ये कमीशन है ये आयोग उसकी जांच करेगा। और देखिए आर्थिक रूप से ये कैसे आगे जाएंगे। जैसे आज ही हम अपना बाथरूम साफ कराते हैं तो हम लोग उनको 50 रुपए देते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि हम उनको मार के भगा देते हैं। ऐसे बहुत से देखे होंगे, ऐसे बहुत से जगह देखे होंगे। आप ना करने वो अलग बात है, आप ना करने वो अलग बात है। जो सच्चाई वो छुपती थोड़ा कभी है। किसी को कितने दिन तक आप दबा के रखेंगे, ठीक है। तो अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले, यानी अगर कहीं इनके विकास की बात हो रही है तो ये आयोग उसमें भाग लेगा और अपनी जो वक्तव्य होगा, जो अपनी बातें होंगी उसमें रखेगा, वो उस बातों को रखेगा कि नहीं देखिए हम अपने जाति के लिए हम ये काम करना चाहते हैं, सरकार उसमें मेरा सहयोग करेगी कि नहीं सहयोग करेगी। हम आर्थिक रूप से उनको समृद्धि बनाना चाहते हैं, उनको विकसित करना चाहते हैं, उसमें हमारे सरकार सहयोग करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो उन सभी चीजों में भाग लेगी तथा संघ और किसी राज्य के, संघ में केंद्र सरकार जो है और राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करेगा। यानी केंद्र सरकार जब कोई नियम और कानून बनाएगी संसद में बैठ के, तो ये आयोग उनको निर्देशित करेगा कि देखिए ये जो नियम आप बना रहे हैं हमारे जाति के लिए गलत है, या इस जो नियम बना रहे हैं इस नियम में कुछ संशोधन करिए आप। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रकों को, जो ट्रक थे, ट्रकों पे अगर कोई लड़ जाता है या कुछ होता है तो उनको 7 साल की जेल प्लस कुछ लाख रुपए था, ठीक है। आप ये सोचिए कि एक ड्राइवर की हमको लगता है पूरे जीवन की कमाई 10 से 15-20 लाख होगी, और उसके बाद वो 7 साल जेल काटेगा। हाँ, आप ऐसा नियम ला दिए तब सभी लोग विरोध कर दिए ना। खैर उनके लिए तो कोई आयोग नहीं है। अब ट्रक आयोग बनाए तो बस आयोग बनाए तो गाड़ी आयोग बनाए, ऐसा आयोग नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके लिए आयोग है, ये आयोग इनके लिए लड़ेगा। अलग से पार्टी, जो पार्टी के लोग हैं, जो पॉलिटिशियन लोग हैं, ये लोग लड़ ही रहे हैं, इनकी अलग बात है, ठीक है। लेकिन इनके लिए पार्टिकुलरली एक आयोग बनाया गया है कि
कोई काम करेगा चाहे नहीं करेगा। जैसे पॉलिटिक्स में अभी आपको बताया है कि जो चंद्रशेखर रावण है, पॉलिटिक्स किसी की भी नहीं है, सबकी है। ठीक, आज नीतीश कुमार एक एससी कास्ट से लगभग आते हैं। ठीक है, सोचिए वो बिहार के साथ एसटी में आ जाते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि वो एसटी से आते हैं, लेकिन शामिल है किसमें? एनडीए में शामिल है। एनडीए किसकी सरकार है? बड़े लोगों की सरकार है। ठीक, आपको लगता है कि कभी ये ऐसे काम करने देंगे जिससे अनुसूचित जाति का जो है वो आगे जाए या उनके किसी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई विकास हो उनका, करने देगी सरकार? लेकिन अगर मान के चलिए कि नीतीश कुमार अपने यहाँ के संविधान में कोई नियम पारित कर दें कि एससी और एसटी के लोग ही बाथरूम साफ करेंगे, ऐसा नहीं है, हम एक बात कह रहे हैं, एक बात रख रहे हैं आपके सामने कि नीतीश कुमार अपने विधानसभा में ये बात पारित करा दें। ठीक, तो यही कह रहा है कि इनके आर्थिक रूप से, अब सर नीतीश कुमार को बात सूझी, आर्थिक रूप से बात हो रही है तो हम इन लोगों को बाथरूम साफ करने के लिए लगा दें, ये लोग आर्थिक रूप से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। पैसा कमाए, आर्थिक रूप का मतलब ये नहीं कि आप पैसा कमाएं, ये हो रहा है। ठीक, तो अब ऐसा नियम अगर आप पालन करेंगे तो ये जो आयोग है वो कहेगा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे, कि उनकी प्रगति कैसे होगी इसका मूल्यांकन ये आयोग करेगा। उनको कैसे ऊपर लेके जाना है, क्या उत्थान करना है, क्या चीजें हम इनको दें। ठीक है, जैसे हम अभी आपको आर्टिकल 330 पढ़ाए अभी जस्ट पीछे ही। अरे भाई तुम भी बिल्कुल नया समझ रहा है। आर्टिकल 330 अभी पढ़ा है। पेन का जो मैग्नेट है उसकी वजह से, हाँ, पेन का जो मैग्नेट है ना उसकी वजह से नहीं ले रहा है कभी कभी इरेजर। अब ऐसे देखिए तुरंत लेगा, पेन लेके कीजिए जल्दी नहीं। अच्छा, टेक्निकल साहब थोड़ा समझाते रहते हैं। ठीक है, ये 330 है। ठीक, इसमें हम आपको पढ़ाया है कि एससी और एसटी के लिए 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। आर्टिकल 330 ही कहता है लोकसभा में सीटों का आरक्षण हो। ठीक, 330 से 84 और 47। इसके बाद ये लोग गाना गाते हैं, कोई भी जिला, पर्टिकुलर जिला की बात नहीं कर रहे, वो गाना आजमगढ़ पे निकला है कि इस जिले में ऐसा मचा दी तबाही। हाँ, चाहिए इनको आरक्षण, चाहिए इन लोगों को आरक्षण। अच्छा, ये आरक्षण ने मान के चलिए लोकसभा सीटों के लिए है, इनको नौकरी में आरक्षण चाहिए। बुरा मत मानिएगा, हम बात जो एक्चुअली जो कह रहे हैं सही है, उसको ध्यान दीजिए। नौकरी में इन लोगों को चाहिए आरक्षण, कोई भी हो, एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो। अभी हम एक रील्स देख रहे थे, उस रील्स में एक भोजपुरी की रील्स, पहले रील्स ही बनाती थी वो लड़की नाच रही है ट्रैक्टर पे वो ट्रैक्टरों में लड़की नाच रही है, और हमारे देश के जितने भी रोजगार लोग हैं, जो रोजगार परक लोग हैं, वो लेके पीछे पीछे मोबाइल बना रहे हैं, देखा वीडियो बना रहे हैं। यार तुम लोग पढ़ रहे हो कि जब वैकेंसी आती है तो तुम लोग लग जाते हो पीछे, सरकार के 60,000 वैकेंसी आई, एकदम धड़ड़ा के नौकरी लग गई, भर्ती हो गए। खैर यूपी पुलिस का पेपर तो खरीद लिया गया था, लोग खरीद लिए थे पेपर, 60,000 पेपर खरीद लिया। अरे कैसे हुआ है? आप सोचिए कि जो लास्ट वाला शिफ्ट था, वो लास्ट वाले शिफ्ट को इतने तरीके से, मतलब इतने बुरी तरीके से लीक हुआ पेपर, इतनी बुरी तरीके से लीक हुआ कि सरकार देखते हुए भी नजरअंदाज कर रही थी कि नहीं हुआ। लेकिन खैर इतना विरोध हुआ कि उसको वापस लेना पड़ा सरकार को। ठीक है, तो इनको चाहिए नौकरी में आरक्षण। ये लोग गाना गाते हैं, ये लोग गाना गाते हैं कि जिले में ऐसा मचा दी तबाही। आरक्षण ले रहे हो तुम लोग, जिला तुम लोग ऐसा है, तबाही मचा दोगे तुम लोग। आरक्षण लेने तबाही मचा रहे हैं, तो गाना ऐसा गा रहे हैं लोग। ये लोग थोड़ा सा हमको थोड़ा सा इस पर थोड़ा और सीख जाए, हम थोड़ा सा और हो जाए, तो हम इन लोगों को बता रहे हैं। लोग आरक्षण लेंगे तो गाएंगे कुछ जी, सही बात है। जब नहीं मिलता है तो रोएंगे ऐसा कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, और जिस दिन मिल जाता है तो दिखा हमारे ऐसा क्यों हो लेना है। ठीक है, तो अब इनके जो अधीन है, इनका जो मूल्यांकन होगा कौन करेगा? ये आयोग करेगा। ठीक, ये किसके आयोग का ये कर्तव्य है, ये इसका कर्तव्य है, ये करेगा, उसका करना ही होगा उसको। ठीक, फिर कह रहा है उन रक्षा उपायों के कार्यक्रम के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। जैसे एक पूरे वर्ष में ये जो आयोग है, ठीक, नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक, राष्ट्रपति देश का राजा है, वो देख रहा है कि हम किसको आरक्षण दें,
ठीक, या किसको प्रोन्नति के लिए कुछ प्रोत्साहन जैसा काम करे। ठीक, राष्ट्रपति के सामने आप राष्ट्रपति है वो इस आयोग को बना दिया कि देखिए हम आपको बना रहे हैं। ठीक, आप इस जाति के बारे में क्या हो रहा है, सरकार जो मेरी जिस सरकार को हमने बनाया है ये सरकार क्या कर रही है, ठीक है, उसका जो प्रतिवेदन है हमें आप चाहे जब आपके पास जब रिपोर्ट आए आप हमको दे देंगे यहाँ पे प्रतिवर्ष, और ये रेट से ठीक है, प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे। ठीक है, जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देंगे, यही सबका मजा है इसमें। और क्या, हम किसी परेशान थे किसी लिए, इसलिए ना, जैसे अब अंडरलाइन वगैरह करने में लिखने में हमको ज्यादा नहीं कुछ परेशानी उठाना पड़ रहा है। अब हम सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, अब वहां पे लिखते थे, अच्छा पहले लिख लेते थे, सॉरी सामाजिक, अच्छा लिख रहे हैं सामाजिक आर्थिक, और उसके बाद बोल भी रहे, फिर समझा रहे हैं आर्थिक सामाजिक आर्थिक। अब यहाँ पे क्या है, तुरंत आए तर से देखिए बच्चों लिखा है यहाँ पे, बस इस सब को सिर्फ हम समझा सकते हैं, बाकी देखिए पीडीएफ तो मिलेगा ही, तो उसको पढ़ते रहिए। तो प्रतिवर्ष जो है ये जो अपनी रिपोर्ट है किसे सौंपेंगे, ये अपनी जो रिपोर्ट है किसे सौंपेंगे, राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट को सौंपेंगे। ठीक है, यानी ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो उस अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसे वो अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कितने सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 3 अन्य सदस्य हैं। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जो अध्यक्ष है वो उसी जाति से होना चाहिए। ठीक, हटाना राष्ट्रपति हटा देंगे, आगे देख लीजिए। विशेष कार्रवाई क्या, अगर उनके प्रसाद पर काम करते हैं जब चाहेंगे हटा देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा निर्दिष्ट करें। अब देखिए इतना सब चीजें हम कहाँ उतना पढ़ाते हैं, थोड़ा सा ना और कम में पढ़ा के निकलते हैं। देखिए किताबों में इतना ज्यादा लिखा है। हाँ, अभी उधर पढ़े तब देखिए क्या कह रहा है, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास, उनके संरक्षण, उनका कैसे बचाव करें। ठीक है, उनका विकास कैसे करें, उनका कल्याण कैसे हो, के उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कोई जो विधि बनी है जो उसका उपबंध है, ठीक है, उसके द्वारा नियम द्वारा भी निर्दिष्ट करे। यानी जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसे नियम द्वारा ही लागू करेगा। यानी जो संसद है, जो विधि बनाएगी, जो नियम बनाएगी, वो राष्ट्रपति लागू करे। संसद ही है, संसद से ही कोई ना कोई नियम पारित होगा, बिना संसद में नियम पारित हुए वो लागू तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ आपसे पढ़ाया है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, वो अध्यादेश जारी करेगा तो बहुत ज्यादा 6 महीने के लिए रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक, हाँ उसको जो आप हर समय के लिए करना चाहते हैं, तो जिस दिन से लोकसभा की स्टार्टिंग हो रही है बैठक, या जो मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र चलता है, उसमें जो बैठक बजट सत्र में उससे कुछ नहीं होता है, मानसून और शीतकालीन दो ही में विधेयक ज्यादा पारित होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो दूसरा वाला सदन जिस दिन से स्टार्ट होगा उस दिन से 6 सप्ताह लिया जाता है, 42 दिन। ठीक है, तो अब कोई ना कोई नियम और कानून बनेगा, तो ये बिना नियम और कानून के राष्ट्रपति भी उसको लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा है राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिनिधियों के संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। यानी इस आयोग को लगा कि हमको एससी को एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। ठीक, एससी को थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। ठीक, अब राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंप दिया कि हम, जैसे आरक्षण जब इन लोगों को देने की बात हुई थी
और ये लोग आरक्षण मिला इन लोगों को या मिल रहा है अभी भी, ठीक। तो ऐसे ही अभी आयोग ने बना होगा, वही आयोग आवाज उठाया होगा कि नहीं इनको इतना आरक्षण दीजिए, तब ये इतने आगे आएंगे। तो ये आयोग जो है इनकी प्रगति के लिए, इनके सामाजिक और आर्थिक रूप से इनको ऊपर ले जाने के लिए ये जो है आवाज उठाएगा, ठीक है। उनके सभी प्रयत्नों को संसद के प्रत्येक सदन में, अब संसद का प्रत्येक सदन में 2 ही सदन है, संसद में कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। 2 सदन है, वो दोनों सदनों पर रखवाएगा कि देखिए ये आयोग है, इनके लिए काम कर रहा है, क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है, रखवाएगा। और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्रवाई था, यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। यानी मान के चलिए कि आयोग ने कोई अपनी विज्ञप्ति दी थी कि एससी के लिए आप एक काम कर दीजिए, ठीक है। और जो आप क्या हुआ कि अब राष्ट्रपति ने उसको लोकसभा के पटल पर रखवा दिया। अभी अब आपको बताया ना कि आयोग है, इसके पास ये शक्ति है कि ये जो चाहेगा अपने उस जाति के लिए कर सकता है। तो अब राष्ट्रपति को जो अपना प्रतिवेदन सौंप रहा है तो राष्ट्रपति को दे देगा कि देखिए हम इस जाति के लिए हम ये करना चाहते हैं, ये काम हम इस जाति के लिए करना चाहते हैं, ठीक। अब जब वो काम करना चाहते हैं तो हम कोई भी नियम और कानून जब हम बनाएंगे, यानी हम राष्ट्रपति हैं और वो नियम और कानून हम बनाएंगे तो वो मैक्सिमम 6 महीने के लिए ना, उसके लिए फिर हमें संसद की अनुमति की जरूरत पड़ेगी ना। तो हम जब उसके पटल पे रखवा रहे हैं, ठीक, तो जो आयोग दिया था उसके पटल पे जब ये रखा जा रहा है तो आयोग को सदन को ये लगा कि जो ये आयोग प्रतिवेदन दिया है ये गलत है, ठीक है। आयोग जिस प्रतिवेदन को दे रहा है ये प्रतिवेदन गलत है, ठीक है, ये प्रतिवेदन सही नहीं है। तो आप क्या वजह है, क्या रीजन है, किस कारण से आप उसको अस्वीकृत कर रहे हैं, आप उसको रखवाएंगे वहां पे, बताएंगे कि अस्वीकृति करने के कारणों को स्पष्ट करिए कि आप इसी वजह से इस चीज को गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे फिर दिक्कत होगा, ठीक। आते हैं 338 में, 38 के कम है। बहुत ज्यादा है भी। आइए ये ऑलरेडी कुछ हो गया है, ये दूसरा आ गया है, कहीं से कुछ हटा है, देखिए यहाँ पे। अभी क्या कि थोड़े से नए होने पे ये मेरा हाथ वगैरह कहीं टच हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो इधर उधर हो जा रहा है। अब देखिए वो कहीं से कुछ हुआ है, ठीक। आइए हम यहाँ से पढ़ा देते हैं। मेरा वो वाला कट गया ना, जो वो लाना था वो कट गया है। ले रहे हैं, ठीक है। ये 338 का है, ठीक, ये सही दिख रहा है, यही पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इस पे जो है इस पर हमको मार्किंग करना होगा, तो इसके लिए ऑप्शन है आ गया मार्किंग के लिए, सिंगल ही चलेगा। आप देखिए 338 में है, उनके लिए एक जाति आयोग था, ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। यहाँ पे करा अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रहा है चीज? जैसे देखिए वहां पे जो 338 था उसमें था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक। लेकिन आर्टिकल 338 का में अनुसूचित जनजाति है, वहां पे आर्टिकल 338 में एससी की बात हो रही है, ठीक है, और आर्टिकल 338 का में एसटी की बात हो रही है कि इसके लिए आयोग होगा। अब देखिए आर्टिकल 338 का अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जिसे आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जानेंगे। किस नाम से? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से आप उसे जानेंगे। ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 338 क में है। यहां पे जो जनजाति जुड़ा है और वहां पे जो जाति जुड़ा है, इन दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है।
वहां पे जो एससी के लिए थी वो 84 सीटें थी, यहाँ पे जो एसटी के लिए है वो 47 सीटें हैं, तो इनमें अंतर है। तो वो 338 था एससी के लिए, ये 338 का है ये एसटी के लिए है। ठीक, अब 338 का में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वहां तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, यहां पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, संसद द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक, जैसे वहां था इस तरह यहां भी है। क्या है कि आयोग एक अध्यक्ष, ठीक है, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। ठीक है, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, अन्य 3 सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। वहां भी राष्ट्रपति निर्धारित कर रहे थे, यहां भी राष्ट्रपति निर्धारित कर रहे हैं। वो एससी के लिए था, ये एसटी के लिए है। ठीक, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित, आप सोचिए कि वहां पे लिखा था कि नहीं, यानी अगर हमें एक लाइन में पढ़ाना होगा एससी और एसटी, ठीक है, यही पे तर्ज से ऐसे लिख के सबके लिए एक ही कर देंगे। अब देखिए, एससी के लिए लिख देंगे कि यहां पे, एससी के लिए यहां पे लिख देंगे और एसटी के लिए यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इसमें जो सदस्य होगा इसमें भी सदस्य होगा। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है वो अलग है, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है वो अलग है। सॉरी, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं। ठीक, सिर्फ अंतरिकता है कि यहां जो होंगे ये एससी वाले इस एससी से आयोग के होंगे, यहां से इस एसटी के आयोग से होंगे। समझ रहा है चीज? हाँ, तो अब यहां एक सिंपल है क्योंकि हमने इसे नॉर्मल समझा दिया इस चीज को, और यहाँ पे ये पूरा किताबें है, समझिए इसको। ठीक है, तो जो टीचर होते हैं वो इस फॉर्म में आके समझाते हैं, ऐसी फॉर्म में बच्चे पढ़ के साइड में निकल जाते हैं। इधर क्या आइए पढ़िए इसको। जिस दिन मेंस लिखना होगा, अभी तो हम लोग खैर हल्के में ले लेते हैं इसको, जिस दिन मेंस लिखना होगा ना, ऐसे ऐसे शब्द लिखने होंगे। अपने जो भोजपुरी की भाषा ऐसा नहीं लिखना होता है, इसी तरह नहीं कि नॉर्मली हम जो पढ़ा दे। हाँ, जो टीचर पढ़ाता है आपको अपनी भाषा में, वो आपको समझाने के लिए पढ़ाता है कि आप समझ जाइए। हमको भी जब टीचर पढ़ाए थे तो हमको समझाने के लिए ही पढ़ाए थे, हम इस पे देख देख के आपको काहे पढ़ाते थे। खैर ये तो यहाँ आ गया, वहां जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को कितनी बार किताबें देखते थे, ऐसे ही पढ़ाते थे। ठीक है, तो जो ये है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप लिख पाएंगे, या किसी को समझाना है तभी आप समझा पाएंगे, नहीं तो एससी आयोग और एसटी आयोग बनेगा ही बनेगा। तुरंत समझाएंगे तौर से, देखा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति। ठीक, ये आप नॉर्मली याद कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। कोई पूछे, कोई इतना ही पूछेगा आपसे, हो सकता है ये पूछे कि वर्तमान इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष, ये आपसे हो सकता है पूछ ले। ठीक है, लेकिन ये जो है इन सभी चीजों को जब मेंस कहता है कि आप, वो क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता है कि आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, आप इसके विकास जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या इसमें करेंगे, आप इसको वर्णित करिए, या अपने तरफ से जो लिखना है कुछ उसको लिखिए, या अपने मत या अपने विचार को प्रस्तुत करिए इसमें। ठीक है, ये चीज है। ठीक, तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं? अब राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर, और यहां भी है राष्ट्रपति, वहां भी है राष्ट्रपति। ठीक, फिर तीसरा है, आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। क्या आप सोचे कि क्या एससी आयोग के पास नहीं था? एससी आयोग के पास भी अपनी शक्ति थी कि नहीं
कि वो खुद की शक्ति विनियमित कर सकता है। अब फिर आप देखिए वहां जब पढ़ाए हैं तो फिर आप कहेंगे कि ये सब ये तो ये हो सकता है कि ये जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएगा, फिर उसके आगे कर देगा विधानमंडल के दोनों सदन अगर है तो वहां भी रखवाएगा। ठीक है, तो एक चीज अगर आप एससी आयोग में पढ़ लिए तो आप एसटी भी पढ़ लिए। ठीक है, बस सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि एससी का जो अध्यक्ष है वो उसी एससी का ही होगा, एसटी का जो अध्यक्ष है वो एसटी का ही होगा। ठीक है, बाकी जो आगे तीन है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सोशल मतलब समाज में उनके सामाजिक रूप से अच्छी जानकारी हो। ठीक है, वो वहां से नियुक्त होंगे। इनको हटाए अब 300 आते हैं यहाँ पे। इससे उस वाले से ज्यादा बेटर ये है, उस वाले से पीपीटी हटाने से ज्यादा बेटर ये लग रहा है। उसको देखिए आ जा रहा है तुरंत। फिर देखिए आयोग का वो कर्तव्य होगा। अच्छा क्या कर्तव्य देखिए आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षा उपायों के कार्यक्रम का मूल्यांकन करे। जो चीज एसटी के लिए एससी के लिए बोला था वही एसटी के लिए बोल रहा है। क्या इसमें अंतर है? अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षा में संबंधित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें। यानी कोई शिकायत आई है तो उसकी जांच करेगा कि हमारे देखिए हमारे लिए ये चीज था। जैसे वही तो बताया कि एसटी का अगर कोई आरक्षण हटा रही है सरकार तो कोई ना कोई आयोग में कोई ना कोई केस दायर करेगा आयोग को। अब आयोग इसकी जांच करेगा कि अब कर क्या रहे हैं। आयोग के पास इतनी शक्ति है कि जो उसमें कुछ किया रहेगा उसको अपने पास तुरंत बुला लेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट समझ दे रही है, ईडी समझ दे रही है, सीबीआई समझ दे रही है, बुला ले रही, सबको समझ में होता है बुलाना। ठीक है, अभी अखिलेश यादव बुलाया गया बाइंडिंग के मामले में, आज सीबीआई समझ दिया गया है। ठीक है, तो वो उनको बुलाया गया है तो समझ दे सकती है, इसके पास इतनी शक्ति है तुरंत समझ। जैसे उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे काम कर दिए जो एससी और एसटी के खिलाफ हो। ठीक है, ये सरकार से किए हैं। ठीक, अब वो तुरंत कहेगा कि योगी जी एक बात बताइए ये आप कैसे किए हैं, इसका आपको जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। और अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक आर्थिक, यहाँ भी सामाजिक आर्थिक विकास है। ठीक, यानी जो चीज वहां उनके लिए सिर्फ इनके लिए भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसी रिपोर्ट की प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। क्या नहीं उस वाले नहीं पढ़े हम लोग? विधानसभा पटल पर रखा जाएगा तो वहां पे राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा विधानसभा में। देखिए यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना, देख रहे हैं, समन करना मतलब बुलाना, हाजिर करना। यानी जो कह दिया कि आज 5 तारीख है आपको आना है तो आपको आना ही पड़ेगा। आप सब जब जवाब मांग रहे हैं तो आपको जवाब आप दीजिए। हाजिर करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। यानी कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसे शपथ है, ठीक है, ले रहे तो उसकी परीक्षा कौन करेगा? ये आयोग करेगा। इसके पास इतनी शक्ति है। ठीक है, फिर कहा किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। सरकार से कह देगा कि सरकार जो ये काम आप किए हैं इसके दस्तावेज आपको दीजिए, मांग लेगा और देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, फिर शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। जो शपथ आप लिए हैं, ठीक है, उसके साक्ष्य आपको दीजिए कि आपने शपथ लिया था और ऐसे ऐसे काम आपको करना था, ये आपको दीजिए। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। ये चाहेगा अगर ये मामला किसी कोर्ट में गया है तो उस कोर्ट से भी मंगवा लेगा उसको और उसकी जांच करेगा, उसके बाद ये कोर्ट में फिर जाए, कोर्ट अपना फैसला सुनाए चलेगा, ये उसकी भी जांच करेगा। इतनी शक्ति है इस आयोग के पास। सोचिए कि कितना पावरफुल आयोग है ये SC/ST आयोग। अभी तो खैर OBC आयोग भी बन गया है। बहुत से पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या जानेंगे। ठीक है, फिर क्या करा है? ये तो बताया अभी, ये भी हो गया। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीति विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। देखिए क्या कहा, संघ मतलब केंद्र सरकार, ठीक है,
संघ मतलब केंद्र सरकार, और प्रत्येक राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों, यहां पे एससी लिख लीजिए, अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर, ठीक है, आयोग से परामर्श करेगी। यानी सरकार इनके लिए अगर कोई नियम और कानून बनाएगी तो सबसे पहले इनसे पूछेगी, या कोई नियम और कानून बना रही है तो जो विधेयक पेश करना है इस आयोग के पास आएगा, और आयोग उसमें जांच करेगा, उसको देखेगा, तभी ये विधेयक पारित होगा। ठीक है, बिना परामर्श के आप उसको वहां पे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, आप परामर्श करेंगे, उनसे बात करेंगे कि नहीं ये आपके जाति के लिए सही है कि नहीं है, तब इसको आप लेके जाइए। ये संघ और प्रत्येक राज्य की बात हो रही है, यानी आप केंद्र सरकार हो, ठीक है, आप चाहे राज्य सरकार हो, ठीक, दोनों के पटल पे कोई भी काम अगर हो रहा है या इनके दोनों सदनों से कोई भी काम पारित हो रहा है तो वो काम ये जो है इस नीतिगत विषयों पे आयोग से परामर्श आपको करना ही पड़ेगा। बिना आयोग के परामर्श से आप काम नहीं कर सकते या आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हो गया, अब इसको सारे बता देंगे। आर्टिकल 339 है, राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा। देखिए, मान के चलिए कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि किसी भी क्षेत्र को वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अगर वह उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देता है तो उसके पास ये शक्ति है कि वह उसके लिए एक आयोग नियुक्त कर दे। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वह उसके लिए एक आयोग की नियुक्ति कर दे, और जो आदेश दिया है वो किसी भी समय कर सकेगा, एनी टाइम। देखिए करना, अब देखिए इसमें तो दिया गया कि राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, ठीक, लेकिन किसके प्रसाद पर है? प्रधानमंत्री, यानी मंत्रिपरिषद जिसे चाहेगा उसके हिसाब से वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित होगा। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री जी को चुनाव लड़ना है 2024 का, ठीक, तो आप लोग सुनते होंगे, अभी बीच में आप लोग को शायद ना याद हो, हम लोग के समय में था वो, कि 2017 में अखिलेश यादव 17 जातियों को एससी में शामिल कर दिए थे, शायद आप लोग पढ़े होंगे। फिर योगी आदित्यनाथ भी किए थे। ठीक है, किस लिए? चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े वोट बैंक है ना, और जैसे ही लोग एससी में आते हैं, जैसे आरक्षण वगैरह जब मिलने लगता है तो अब ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं थोड़ा सा पढ़ने वगैरह में जाते हैं एक्टिव, जनरल वालों के बाद ओबीसी वाले लोगों का ही आता है। ठीक है, तो अब ये चाहेगा तो प्रधानमंत्री जिस भी क्षेत्र को चाहेगा राष्ट्रपति से कहलवा के उसकी वहां पे आयोग नियुक्त कर देगा। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। अगर ये पेन हाथ में है तो हमको थोड़ा सा दिक्कत करेगा। हाँ, अक्सर सही बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा, आदेश द्वारा किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर करेगा वो। ठीक है, सुने, अब देखिए इसके आगे ये 339 है। ठीक, क्या कर रहा है? राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को, ये आर्टिकल 340 है। ठीक, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं को और जिन कठिनाइयों को झेल रहे हैं, यानी जिस व्यक्ति, जिस समाज, जिस एससी वर्ग के ऊपर पेशाब कर दिया गया वो उनके लिए कठिनाई है। जिन व्यक्तियों को 1950 से पहले अपने पीछे झाड़ू लटका के भागना होता था वो उनके लिए कठिनाई थी। जिन व्यक्तियों के गाड़ी छू देने पे, या आप लोग ऐसी बहुत से जय भीम मूवी देखे आप लोग, जय भीम,
जब भी मूवी देखिए उसमें दिखाया गया है कि एससी और एसटी को आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए। और जब इस आयोग की बात हुई और ये संविधान बन के आ गया, आपको ये भी दिखाएगा कि इस संविधान की कितनी पावर है, मूवी को चलने का लिए सब कितनी पावर है ये बताता है। और ये आयोग ही निर्धारित करता है कि हम कितने पावरफुल हो सकते हैं। बाकी सरकारें तो आती जाती है, लड़ाई झगड़ा इन लोगों का काम करना होता है। तो जो जिन कठिनाइयों को झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उनकी कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ यानी केंद्र सरकार या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा, कितनी बार संघ और राज्य लिखेगा, ठीक है, राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन में अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए यह आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। सोचिए कि किताबी भाषा है, आज 60 में समझाना होगा तो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि जो समाज ऐसी बुराइयों को झेल रहा है, ऐसी कठिनाइयों को झेल रहा है, उनके लिए तत्काल आयोग निर्धारित करेगा, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बाद में बना है, ठीक है, तो उनके लिए आर्टिकल 340 के तहत अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा सुधारने के लिए राष्ट्रपति चाहे तो एक आयोग बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 340 तक हो गया, ठीक। अब हम आप लोगों को कहाँ गया है, आओ जी, खुल गया है पेज, इसके नीचे खुला है। चेंज, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आर्टिकल 338 हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहां से, ये पार्टिसिपल, ठीक, ये पार्टिसिपेशन हो गया। हम भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल 338, यहाँ पे आर्टिकल 338 कर, ठीक है। यहाँ इनके लिए एक सॉरी, यहाँ इनके लिए एक एससी है, एससी आयोग है, ठीक है। इनके लिए एससी आयोग, इनके लिए एसटी, दिनों भर सब क्या करते रहते हैं ऐसे, इनके लिए एक एसटी आयोग होगा, ठीक है। अच्छा, अभी जब हम पढ़ाया तो कहा है कि इसमें कितने सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे, ठीक। यही चीज इनमें भी होगा, ठीक, इनमें भी यही है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है, यह नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं। इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक। नियुक्ति राष्ट्रपति कर दिए, ये इन्हीं के प्रसाद पर गला मेरा बैठता जा रहा है, इन्हीं के प्रसाद पर काम कर रहे हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य। एक चीज और ध्यान रखना है, सोचिए हम कहें कि अगर ये एससी आयोग है तो इसमें एससी का ही व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो है एसटी, जो एसटी वर्ग का है वही इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। यानी कुछ ऐसी चीजें जो अपने आप दिमाग में बैठा के रखेंगे तभी ठीक है, अगर उसको भूलेंगे तो आपके लिए दिक्कत है थोड़ा सा। अब वहां पे जो हम किताबी भाषा पढ़े हैं कितना विस्तार में था, उनकी शक्ति
उनके पास अथाह शक्ति है, सामाजिक आर्थिक रूप से विकास कर सकते हैं। उनके प्रतिवेदनों को अब प्रतिवेदन जो है अब सदन के दोनों पटल पर रखा जाए, वो लोकसभा हो राज्यसभा वहां भी या कहीं की विधानसभाएं हैं वहां भी रखा जा सकता है। ठीक है, कहीं की विधानसभा है वहां भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहां भी है, इनके लिए भी। ठीक है, तो ये अलग से ये अलग से ये, तो इसमें तो यहां तक तो मैच किया ना। ठीक है, इनकी शक्ति भी मैच कर रही है, बस सिर्फ अलग क्या हो रहा है, अलग यही हो रहा है कि ये एससी से होना चाहिए, ये एसटी से होना चाहिए। बाकी जो काम ये कर रहा है अपने जाति को बढ़ावा देने के लिए, ये भी अपनी जाति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। ये पहले जो था, ये जो एससी और एसटी आयोग आप देख रहे हैं आज के समय में, ठीक है, ये जो एससी एसटी आयोग आप लोग देख रहे हैं वर्तमान में, एक चीज और हम सीख गए, हमको कुछ लिखना होगा पार्टीशन करके लिख देंगे, फिर वहां से हम लोग करके हटा देंगे, फिर अपने ही लाइन में रहेगा, धीरे धीरे सीख जाएंगे। क्या बता रहे थे? एससी, ठीक, जो इधर था वो इधर था। ठीक, इधर जी अध्यक्ष हैं, इधर भी अध्यक्ष हैं, इधर भी उपाध्यक्ष हैं, इधर भी उपाध्यक्ष हैं, इधर 3 अन्य सदस्य हैं, इधर भी 3 अन्य सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। ठीक, ये अगर एससी से है तो ये एससी से आएंगे, ये एसटी से है तो ये एसटी से आएंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक, यहाँ तक हुआ। इनकी भी शक्ति सेम है, ये चाहे दोनों सदनों पर पटल पर रखवा सकते हैं, लोकसभा में राज्यसभा में। इनकी भी पास भी शक्ति है, ये लोकसभा के दोनों पटल पर रखवा सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा के दोनों पटल पर रखवा सकते हैं। इनके पास भी शक्ति है कि अपने जाति के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान कर सकते हैं। इनके पास भी शक्ति है कि अपने जाति के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्थान कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 338 और 338 का। ठीक, आप देखिए ये जो 338 और 338 का आज आप देख रहे हैं, ये 1978 में जब ये आयोग बनाया गया, ठीक है, तो ये आयोग सिंगल था। ठीक है, ये आयोग सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था बस। ठीक है, 1978 में जब ये बनाया गया तो ये पहले यही था, अकेले था। 2003 में ये 2 भागों में बटा, एक हो गया एससी आयोग, एक हो गया एससी आयोग, और एक हो गया एसटी आयोग। समझ रहे हैं? ठीक, यानी जब ये 1978 में बनाया गया तो ये था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1978 में। ठीक, इसमें कई बार संशोधन भी हुए। ठीक, लेकिन 1978 के बाद, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी ऐसे से सुप्रीम कोर्ट था, ये शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, ठीक, इनके लिए 2003 में एक आयोग बनाया गया। ये अलग आयोग हो गया, इनके लिए फिर अलग आयोग हो गया। ठीक है, ये 2003 में किया गया। अब देखिए अलग अलग आयोग होने से ये हुआ कि ये इस जाति के लिए थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, ये इस जाति के लिए थोड़ा ज्यादा काम करेंगे, ये इस जाति के लिए अलग काम करेंगे। जैसे आप सोचिए कि गांव में कुछ चुनाव होता है, तो जब गांव की प्रधानी होती है तो आधा गांव एक थे प्रधान की तरफ, आधा गांव एक थे प्रधान की तरफ, तो सोचिए कि उस गांव का विकास कैसे होगा। हमारे गांव की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि जो लोग हैं एक दूसरे के, अगर मान के चलिए हमारे गांव की रियलिटी, हमारे गांव की बात है, मैं अपने गांव की रियलिटी बता रहा हूँ। लतखोर है सब, कुछ नहीं, कमाने खाने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चमचागिरी करना है इनका उनका,
और कुछ तो है नहीं कि सबके, मैं मेरे ही गांव की बात नहीं, सबके गांव की बात है ये। मेरे गांव में कुछ खास है। ये सोचिए, गांव में व्यक्ति है, गांव के ये सब दारू लेके भी वोट देंगे सब। इनको चाहिए विकास, सबको चाहिए प्रधानमंत्री घर आवास योजना चाहिए, ठीक है, इसी तरह मिल जाएगा। अब जो एससी और एसटी समाज का व्यक्ति है, ठीक, आपको क्या लग रहा है कि आप सोचिए कि आप जब ये एससी वाला है, ठीक, अब इस समय वर्तमान में दो है, ठीक, एक एससी आयोग है और एक एसटी आयोग है, ठीक, ये दोनों आयोग हैं, ठीक। आपको लग रहा है कि जब कोई एक आयोग होगा तो जो विवादित लोग होते हैं आज के समय में, हम यही सोचते हैं कभी कभी कि ये बताइए, जिस पार्टी को, जिस समाजवादी पार्टी को या बीजेपी की पार्टी को लोग सिंह साहब के लोग की पार्टी करते हैं, ठीक, यादव समाज की पार्टी को लोग जो है वो समाजवादी पार्टी को कहा जाता है, बहन कुमारी भारती को एससी वाली पार्टी कहा जाता है। ये बताइए, जो ये बतिया कहता है या ये जो बतिया लोग सुनते कैसे हैं, ये बताइए। अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, माननीय अमर सिंह जो थे, क्या नहीं थे, ठीक, अच्छा सॉरी, मोहन यादव, आप किस बेस पे आप लोग कह देते हैं कि ये जो पार्टियां हैं खुद एक जातिवादी तरीके से? मोहन यादव तो है बीजेपी में, किस तौर पे आप कह रहे हैं, है ना मोहन यादव, ठीक। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में पंडित लोग नहीं है, आप लोग उनको जानते हैं, पंडित काशीराम। जब भी कभी बैनर छपता है, आप बहुजन समाज पार्टी का जब बैनर देखेंगे तो उस बैनर के इस वाले भाग में लिखे रहेंगे माँ काशीराम जिंदाबाद। कभी देखिए, ध्यान दीजिएगा, उन सबको ध्यान पता आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप लोग ऑर्केस्ट्रा ट्रैक्टर पे कैसे नाच रही है, कैसे बेरोजगारी में वीडियो बनाएंगे, उसमें रील है, आप अपने में सुनिएगा, ये रील है। और हमारे यहाँ सबको रोजगार चाहिए। देख रहे हैं लोग ऑर्केस्ट्रा, देख रहे हैं ऑर्केस्ट्रा, इन लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार मिलेगा। अभी ये वैकेंसी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था ना, रद्द हुआ है ना, ये 6 महीने का जो समय मिला है, ये कौनो 3 महीना से पहले पड़ेगा नहीं। 3 महीना पूरा सब सिनेमा देखेगा, वीडियो देखेगा, इधर देखेगा उधर। तुम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो, 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का आता है। अरे तुम लोग कहाँ देख रहे हो तुम? अच्छा, ये जब वैकेंसी आई जिस दिन ना, सबके अंदर भूत जागा, सब पढ़ रहे थे 3-3 बजे रतिया तक, 4-4 बजे रतिया तक। कहा है? अरे वही काम हुआ, तुम कचरा की तरफ चलो ना यार, काहे अपने आप को बर्बाद करने पर लगते हो? हाँ, तो जब एग्जाम आ जाता है तो भूत नियर सब जागते हैं, भूत नियर जागेंगे सब। और जब पढ़ना रहेगा तो ट्रैक्टर पे आज ऑर्केस्ट्रा चला, ऑर्केस्ट्रा देखे था, क्या मजा उसमें। अरे जो चीजें आप ये किताबों से भी आप पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी तो खैर ये ज्यादा हो जाएगा, खैर करते हैं, कीजिए। हम ये देखिए, इसी का कर देते हैं, थोड़ा छोटा है, ठीक हो जो भाई। ये अब है, आप इसमें जो 17 ये दे रहा है, 17 ठो नहीं चलेगा, जो 17 ठो दे रहा है, अभी 17 पेज को पढ़ना है। मान के चलिए हम एक पेज को 2 दिन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक। ये मौसम चैप्टर का है, ठीक है, ये एनसीईआरटी की किताब है, ठीक। आप सोचिए, अब हमको ये लग रहा है कि नहीं, ये जो किताब है गति और समय की, ठीक है, अब इस चैप्टर को हमको पढ़ने में कम से कम 3 दिन लगेगा, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक। तो हम जानते क्या करेंगे, जो 3 दिन में हमारे पास 2 दिन में है, 2 दिन में खूब एकदम आराम से तकिया ऊपर कह के लगा के वीडियो चलते रहे ऑर्केस्ट्रा। हाँ, बुरा लग रहा होगा, सही बता रहे हैं। 2 दिनों के बाद 1 दिन में बचेगा, मोबाइल फेंक देगा वो कोने, सही है, मोबाइल को कोने चला जाएगा, तो वो कह रहे बात खुल जाएगी किताब, ला भैया। अब भाई एक ठो ना, एक का दिन में मारेगी, टोटल 1900 पढ़ डालेंगे। सर ये तो धोती खोल रहे हैं। ये 1900 का 1900 पढ़ डालेंगे, 1900 का 1900 ये पढ़ डालेंगे। सोचिए, तो आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? आप लोग पढ़ने से मतलब है ना, 1 दिन में पढ़े 3 दिन में पढ़े, ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि आप 1 दिन में पढ़े या 3 दिन में पढ़े, आपको लग रहा है यही फार्मूला दे देगा ना। आओ भाई तुम इधर आ जाओ, मेरी बतिया कभी कभी माना करो। समझ रहे हम लोग को फिजिक्स नहीं आता है।
नहीं, ये बात फिजिक्स की नहीं, ये मेरे हाथ में पेन है ना, डिजाइनर साहब है इधर। ठीक है, तो अब ये जो चीज है, अब इसका जो क्वेश्चन पेपर ये दिया है, अब आप सोचेंगे कि नहीं आज आप पढ़ेंगे ये एक सॉल्व करेंगे, 4 का मात्रक है। ठीक, अब हमको मान के चलिए हमको याद होगा कि नहीं ये मात्रक हमको बताना है। ठीक है, जब मात्रक बताना है तो हम क्यों नहीं इसमें 10 क्वेश्चन सॉल्व करें ना, 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर बेइज्जती तो होगी हमारी, पढ़ने में तो तकलीफ होगा, तो हम पढ़ेगा है। इसीलिए आप लोग, इसीलिए आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े घर के लोग हैं, हम लोग छोटे घर के लोग हैं ना, हम लोग के घर के जब हम लोग के माई बाप जब भेजते हैं, अभी तो बात पहना बोले हैं, जब हम लोग के माई बाप भेजते हैं तो कह देंगे कि 21 अप्रैल के तोरे कोचिंग में नाम लिखाएगा, 21 अप्रैल 2024 के, ठीक है, तोरे कोचिंग में नाम रखा है 21 अप्रैल 2025 के लड़का के कपारे पर टोपी लोग के चाहिए IPS वाली, इधर रही का ऑर्केस्ट्रा देखा था। हाँ, हो जाई। हाँ, देखिए हम इसलिए नहीं कहते हैं कि आप हंसिए, हम इसलिए कहते हैं कि उस चीज को आप एक साल में निपटा सकते हैं, लेकिन जिस सपने को माँ बाप ने देखा था आप उस सपने को अपने उस मोबाइल में बिता रहे हैं। हमें नहीं कहते कि मोबाइल देखना गलत है, आपके मनोरंजन के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है, लेकिन आप जिस चीज का दुरुपयोग करें उसका ना करें ना, उस पढ़ाई के प्रति ध्यान दें उसको। ठीक है, तो जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको थोड़ा केयरफुल होकर पढ़िए, ध्यान दीजिए। जानते हैं, हम आपके सामने सोचिए कि पिछले कितने घंटे से क्लास चल रहा है, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट क्लास चल गया। सोचिए कि पिछले 2 घंटे से लगातार बक 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 बोल रहे हैं, पागल थोड़े हैं, या इसी तरह थोड़ा आपके सामने खड़े होकर बोल दे रहे हैं, थोड़ा खड़े होकर बोल लीजिए, है कोई बोलेगा ना, नहीं बोल पाएगा। ठीक है, तो बोलने की भाई जो बोल रहे हैं आपके पास कैपेसिटी चाहिए बोलने की, तो अपने अंदर वो गोल्ड लाइए ना। देखिए आदमी जो है, कभी कभी होता है कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं भी खड़े होकर बोल लेंगे, आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि आप खड़े होकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर वो कैपेबिलिटी लाइए, अपने अंदर वो क्षमता लाइए। ऑर्केस्ट्रा जिंदगी भर ऑर्केस्ट्रा देखेंगे आप, जिंदगी भर देखेंगे। अब तो आपको सही रियलिटी बता दे रहे हैं, जिस ऑर्केस्ट्रा के पीछे दौड़े दौड़े भाग रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा सुन लेंगे ना मौत, इतनी गाली देंगे, इतनी गाली देंगे कि हमारे जीवन में बर्बाद कर लेंगे, इसका 70% हाथ है। आज के बच्चे जो मोबाइल फोन चल रहा है, मोबाइल फोन जो है, बच्चे क्यों आज लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, हम देखिए हमको बताना क्या था। बड़े घर के जो लोग हैं, आप देखते होंगे कि उनके बड़े घर के जो लोग हैं उनके बच्चे प्रोफेसर बनते। आप लोग सुने होंगे, हम अपने से नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े जो घर के लोग हैं उनके बच्चे 35 साल में 36 साल में प्रोफेसर बने हैं, सुनते होंगे। उनकी शादी 35-37 साल में होती, बड़े घर के लोग समय मिलता है। ठीक है, समय मिलता है। हम लोग के घर के माता पिता भेज देंगे तो होता है जा तो जल्दी से वर्दी पहन के पुलिस वाली आवता जा चले हो बाबू, और वो ना पहन क्या पाओ तुम, यहाँ प्रोफेसर बन रहा है। जो यूपी पुलिस का पैसा 2 साल में कमाए हैं, सॉरी जब तक वो हुआ है, मतलब मान के चलिए कि यूपी पुलिस में हुए, ठीक है, और 5 साल आप नौकरी किए, जितना पैसा आप 5 साल में कमाए हैं ना, वो प्रोफेसर होगा। आप हुए 25 साल में, वो प्रोफेसर होगा 32 साल में। आप 7 साल 8 साल में कमाए, 2 साल में कमा अपने घर रख देगा, 4 व्हीलर 4 चक्का, घर द्वार बिल्डिंग बनवा के आपसे ज्यादा पैसा रख लेगा। बस बशर्ते फर्क इतना है कि हम अपने आप में पेशेंस नहीं बना पाते हैं, फर्क यही है। और वो सब पेशेंस बना के रखते हैं, उनके पास इकोनॉमी अच्छी है, हम लोग की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, हम लोग इसे मार खा जाते हैं। तो हर जगह किसी न किसी चीज का रीजन है, कहीं पढ़ाई सही नहीं है तो कहीं कुछ है, कहीं पैसा नहीं है। ठीक है, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बाकी आप आगे बहुत ज्यादा बोल दिए, हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति केयरफुल रहिए। देखिए हंसी मजाक सब कुछ लाइफ में चलता है, सब कुछ चलता है, सब कुछ करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। अगर आप हर समय पढ़ते रहेंगे, नहीं आप लोग कभी सुनते ज्यादा पढ़ते तो पगला गए लोग, सुने होंगे कि बहुत ज्यादा पढ़ने पगला गए ना, तो ऐसा काम ही नहीं करना है। आप रहिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, लेकिन हाँ अपना ध्यान दीजिए ना कि श्रद्धा कह देनी की जाता क्या बोला है, जाता दुनिया पलट दे, तो दुनिया पलट दे, मेरा पता है तू कौन दुनिया पलट देगा, पढ़ते हैं लोग दुनिया पलट। अरे वो 2002 की बात है,
उस समय बहुत लेवल कुछ और था। ये 2024 है। जो दुनिया पलटने की बात कर रहे हैं ना, इधर दुनिया पलटने की बात कर रहे हैं, तब तक उसका दूसरा मैसेज आएगा, दुनिया पलटने जा रहे हैं, पहले इधर दुनिया पलटेगी। ठीक है, समझा रहा है चीज। तो थोड़ा पढ़ाई में फोकस करिए। देखिए हम एक चीज साफ कहते हैं, हम पागलों की तरह कितना भी चिल्ला लेंगे, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं अपने माँ बाप को एक अच्छे से लेजेंडर में घुमाने के लिए बोलते हैं, कैसे घुमा लेंगे? घर से बैठे से हो जाएगा। हम एक बात बोल रहे हैं, अपने नाम है, हम एक बात बोल रहे हैं कि आप सोचते हैं कि हम इतना बड़ा सपना देखें अपने माँ बाप को लेजेंडर में बैठा दें, इतना आसान है। जिस गाड़ी की कीमत 40 लाख रुपए है, आपको हम मान के चलिए थोड़ा सा कम बताए हैं, 40 लाख रुपए जिस कीमत है, एक पुलिस वाला अपनी पूरी जिंदगी कमाएगा 40 लाख। घर बनवाना है, अपनी शादी करना, बहन की शादी है, माँ बाप है, बीमारी है, सब कुछ है, बच्चों की परवरिश से पत्नी आएगी, रोज लिपस्टिक चाहेगा, कहाँ से देंगे? तो उसके लिए समय, मेहनत, पढ़ाई, सब कुछ। आज आपको हंसी लग रहा होगा, लेकिन एक समय आएगा आप हमें याद करके कहेंगे कि बोल रहा था, सही बोल रहा था। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मिलेंगे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।